तो हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है फिर से इग्नू हेल्पर स्टेशन में, जिसके अंदर आज हम लेके आए हैं BHDS 183। ठीक है, ये पूरी की पूरी PDF सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की होने जा रही है। PYQs मैंने दिए हैं आपको, पूरा का पूरा एक पेपर 2025 का 2026 में आप क्या कहते हैं नया पेपर देने जा रहे हो, तो उसके लिए मैंने PYQ जो पूरा का पूरा आपका 2025 का पेपर है ना, उसको पूरा सॉल्व करके ये दे रखा है। ठीक है, इसके साथ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो बात आती है कि हाँ सर, कि जो सबसे ज़्यादा हर साल आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है और जिनका आना 101% पक्का है, वो क्वेश्चंस कौन से हैं उनके बारे में बताइए। तो देखो, वो मैं लेके आया हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो 15 क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूँ। बहुत मेहनत की है, तो पहली बात लाइक हो जाना चाहिए, और किसी और सब्जेक्ट के बारे में चाहिए आपको तो उसके लिए कमेंट हो जाना चाहिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है किस इग्नू से रिलेटिव या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटिव, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए ही बैठे हुए हैं। तो आइए बिना वक्त ज़ाया करे हम क्या कहते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले की वीडियो में, मतलब कि मान के चलो, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है इसी सब्जेक्ट पे, तो उसके अंदर मैंने ने शॉर्ट में आपको लोगों को समझाया था कि अनुवाद क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, महत्व क्या होते हैं, अनुवाद किन किन चीज़ों में काम आता है ना। वो नहीं देखी तो वो देख सकते हो आप, नहीं तो इसे भी देखो। ये प्रॉपर होने वाली है, ठीक है, ये मैराथन है पूरी की पूरी, ये मैराथन है। तो इस मैराथन में हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर, साथ में शॉर्ट आंसर, साथ में PYQs। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि नहीं, टॉप 15 मतलब 15 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन है ना, मैंने जो खुद से ढूंढे उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है कि अनुवाद का अर्थ, स्वरूप और महत्व ये स्पष्ट करना है हमें। पहला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर में, तो यही आएगा। तो इसकी क्या कहते हैं प्रस्तावना क्या है कि अनुवाद जो है ना, आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब मान के चलो कि नहीं है, किसी भाषा को मैं पहले बता देता हूँ अनुवाद क्या होता है, अनुवाद का अर्थ क्या है। अनुवाद वह होता है जिसके अंदर किसी भाषा में, मतलब मान के चलो जो मैं बोल रहा हूँ ना ये हिंदी में, अभी आप क्या कहते हैं चाहे तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा सकते हैं। तो एक भाषा को जब दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है ना, तो उसको कहते हैं अनुवाद। ये हो गया इसका अर्थ। ठीक है, जैसे मान के चलो इसमें लिखा हुआ है कि जो आधुनिक युग का युग में जो हम प्रक्रिया करते हैं या हम बदलते हैं जब एक भाषा को दूसरी भाषा में, तो इस प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है। इसके माध्यम से एक भाषा में व्यक्त विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को दूसरी भाषा में समान अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारे क्या कहते हैं, जब हम अनुवाद करते हैं ना, तो उनके जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो जो लेखक है या किसी की कहानी कर रहे हैं या किसी के जज्बातों को हम डायरेक्ट अनुवाद कर रहे हैं, तो उनके जो भाव है ना और जो अर्थ है वो चेंज नहीं होने चाहिए। ये सबसे पहला हमारा क्या कहते हैं वो रहता है अनुवाद करने से पहले, ये ध्यान में रखा जाता है ना। इससे विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच का सेतु का कार्य करता है अनुवाद। मान के चलो कि भारत की जो पुरानी सिविलाइजेशन थी वो संस्कृत थी, है ना? उसके अंदर प्रकृति भाषा भी थी, है ना? अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस थी। तो उसको समझने के लिए हमें क्या ज़रूरत थी? जैसे कि संस्कृत को कोई हिंदी में डब करे, तो एक अनुवादक की ज़रूरत थी। तो उससे क्या हुआ? हमें संस्कृति समझने में आसानी हुई। और भाषाओं का ज्ञान भी हमें होता है कि अलग-अलग भाषाओं के बारे में जो व्यक्ति जानता है, तो उसको हर एक भाषा का ज्ञान होता है। हर एक उस इंसान, मतलब उस जगह की संस्कृति के बारे में आसानी से पता चल जाएगा, तो वो चीज़ हो गया। फिर आता है कि अनुवाद का अर्थ क्या होता है? तो अनुवाद शब्द संस्कृत के अनु प्लस वाद से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी कथन का पूर्ण या कथन को पूरा करना। मान के चलो कि किसी कथन को पूरा करना ही अनुवाद कहलाता है, जो 2 शब्दों से मिलके बना है, अनु प्लस वाद। ओके। फिर आता है कि सरल शब्दों में एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में अर्थ और भाव को सुरक्षित रखते हुए जो प्रस्तुत किया जाता है, उसको भी अनुवाद कहते हैं। फिर आता है कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, उसको स्रोत भाषा कहते हैं, ठीक है? जिस जिस भी भाषा को हम मतलब ट्रांसलेट करना है, तो जिस भाषा से कर रहे हैं, तो वो तो स्रोत हो गया कि किस चीज़ से हमने स्रोत लिया, उसको स्रोत भाषा कहेंगे। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, उसको लक्ष्य भाषा, मतलब जो हमारा लक्ष्य है कि इस भाषा में हमें उसको ट्रांसलेट करना है, वो हमारा लक्ष्य बन गया। मान के चलो हिंदी मेरा जो हिंदी है, हिंदी से मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कोई सेंटेंस, तो
जो हिंदी है वो तो स्रोत हो गई और जो लक्ष्य हमारा क्या है इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो वो लक्ष्य भाषा हो गई। तो ऐसे करके आप याद कर लेना। फिर आता है कि अनुवाद का स्वरूप क्या है? अब पहले हमने पढ़ लिया कि अनुवाद का क्या कहते हैं मतलब क्या होता है, ठीक है? उसका अर्थ क्या होता है? अनुवाद के अर्थ के बाद हम आते हैं स्वरूप पे कि अनुवाद केवल शब्दों का परिवर्तन, जैसे शब्दों में परिवर्तन नहीं है कि वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट कर दें, वो चीज़ नहीं है। बल्कि भावों के साथ विचारों का भी उसके अंदर रूपांतरण होना चाहिए, कि मिक्स होने चाहिए। मान के चलो कि कोई इंसान दुखी होके किसी बात को कह रहा है, अब उसी के दुःख को ज़ाहिर करने के लिए किसी और लैंग्वेज में अगर हम उसको ट्रांसलेट करें और वो खुश होके बोले, तो वो तो भाव बदल गए ना, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। फिर आता है कि इसमें भाषा, संस्कृति, शैली और संदर्भ, है ना? ये रहा संदर्भ का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन सभी का ध्यान रखना होता है कि उसकी जो भाषा है, वो भाषा जो है करने वाला ट्रांसलेटर है, उसको वो भाषा आती भी है या नहीं आती, उसका ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और संस्कृति उस समय मतलब जिस भी बारे में वो बात कर रहा है अपनी लैंग्वेज में, तो उसकी संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी शैली के बारे में पता होना चाहिए और संदर्भ के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है कि अनुवाद एक कला भी है। मतलब मान के चलो कि अनुवाद जो है ना एक ये इस प्रक्रिया को नहीं हम कला भी कह सकते हैं कि ये एक मतलब इतना आसान तरीका नहीं होता कि किसी चीज़ को किसी और भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर दें, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती है, विचारों की ज़रूरत होती है, शब्दों की जानकारी की ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि अनुवाद एक कला भी है और एक विज्ञान भी, मतलब विज्ञान भी है इसके पीछे कि ये भाषाओं के बीच संप्रेषण का प्रभावी माध्यम भी है ना? अनुवाद में मूल रचना के अर्थ और उद्देश्य भावों को सुरक्षित रखना आवश्यक रहता है। मैंने बताया ना कि सबसे मेन इसके अंदर अर्थ सही होने चाहिए जब हम क्या कहते हैं किसी भी बात को कहें, और भाव भी स्पष्ट होने चाहिए कि जो हम भाव दिखाना चाहते हैं दुखी, खुश, है ना? या गुस्सा जो भी है हमारे अंदर के भाव, तो उनको स्पष्ट होना चाहिए। फिर आता है कि अनुवाद का महत्व क्या होता है? तो महत्व को पढ़ते हैं। पहला होता है ज्ञान का प्रसार। मान के चलो एक भाषा का ज्ञान जो है ना वो दूसरी भाषा में लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए? अनुवाद के द्वारा। कि इंग्लिश में मतलब मान के चलो कि जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान को हम अपने पास कैसे लेंगे? आज की जनरेशन को संस्कृत नहीं आती है, हिंदी आती है। तो अब हिंदी और इंग्लिश आती है, तो उसको ट्रांसलेट करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हमारे लिए क्या कहते हैं महत्वपूर्ण है अनुवाद, कि ज्ञान का प्रसार होता है, इससे ज्ञान बढ़ता है। राष्ट्रीय एकता, विभिन्न भाषाओं और समुदायों से जब समुदायों से जब जुड़ते हैं ना, तो उसको जुड़ने में क्या सहायता देती है? भाषा ही तो देती है। आप किसी और जैसे तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल में अगर आप बात करोगे तो उसका एक प्रभाव अच्छा पड़ता है, कि इस बंदे को तमिल आती है, मेरे यहाँ की भाषा आती है। तो आपका मेल-जोल, मेल-मिलाप अच्छा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अच्छे होते हैं कि देशों के बीच की जो संस्कृति होती है, भाषा होती है या राजनीति होती है, उसको समझने में भी आसानी होती है हमें। फिर आता है कि शिक्षा में उपयोगिता। मान के चलो कि विदेशी जो पुस्तक है, उसको कैसे हम पढ़ेंगे या कैसे उस पे शोध करेंगे, तो उसके अंदर भी इसकी मदद ली जाती है अनुवाद की। और फिर आता है कि साहित्यिक विकास। मान के चलो कि अलग-अलग क्या कहते हैं भाषाओं में लिखा हुआ है कि पुस्तकें हैं काफ़ी सारी, है ना? इसमें लिखा है ना कि विभिन्न भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य, साहित्य क्या होता है? एक पुस्तकें होती है या जो क्या कहते हैं वेद, ग्रंथ, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं साहित्यिक स्रोत कहते हैं, या पुराने समय के जो हमारे पास लिखित है कि मान के चलो जो राजा-महाराजा लिखवाते थे, उनके बारे में हमारे पास है, तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो इसी बात से तो पढ़ेंगे कि जब उसका अनुवाद हमारी भाषा में होगा तभी तो हम उसे समझ पाएँगे, नहीं तो फिर तो वही है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली बात हो जाती है ना? तो वही है कि साहित्य का ज्ञान का आदान-प्रदान होता है हमारे अंदर। फिर आता है कि प्रशासनिक उपयोग क्या है? तो सरकारी कार्यों में नहीं है, मैंने बताया था ना पुरानी वीडियो में कि 2 भाषा है हमारी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और उसकी सहायक भाषा इंग्लिश है। तो जब हिंदी मतलब कई और राज्यों में जब सरकार क्या कहते हैं कुछ और नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो वो इंग्लिश का या हिंदी का जब सहारा लेती है, तो उसको और भाषा में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा? उसी प्रशासन की भाषा में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा? अनुवाद के द्वारा। तो ये प्रशासनिक कार्यों में भी नहीं काफ़ी ज़्यादा हद तक उपयोगी रहती है।
फिर आता है कि विज्ञान और तकनीक में भी होता है कि जैसे मान के चलो किसी दूसरी कंट्री की हमें वैज्ञानिक या कोई भी चीज़ जाननी है, या जैसे मान के चलो हमारे काफ़ी सारे जो भी वैज्ञानिक या रॉकेट साइंस होती है, किसके साथ होती है? अमेरिका और रूस के साथ होती है। तो रूस की भाषा या अमेरिकी भाषा इंग्लिश जो होती है ना? उसको कैसे जाना जाएगा? भाषा के द्वारा ही जाना जाएगा कि ट्रांसलेशन के द्वारा द्वारा जाना जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, या उनकी जो पुस्तक है उसके अंदर क्या लिखा है। तो इसी चीज़ के लिए अनुवाद हमारे सहायक होता है। फिर आता है कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान, मान के चलो कि दूसरे राज्य की संस्कृति को हम कैसे अपनाएँगे? जब हम उसको जानेंगे, पहचानेंगे, अपनी भाषा में जानकारी लेंगे उसकी। मान के चलो किसी भगवान की पूजा करते हैं अगर साउथ में, तो वो किस लिए करते हैं? उनकी कोई कहानी होगी तो वो किस चीज़ मतलब किस भाषा में लिखी है, उस भाषा को ट्रांसलेट करके जब हम हिंदी में लाएँगे, तब जाके हम पढ़ेंगे, हमें समझ आएगा कि उनकी मान्यता क्यों उन भगवान में है। तो वो चीज़ हो गया। बाकी तो नीचे का निष्कर्ष आप अपने आप पढ़ सकते हो कि अनुवाद वर्तमान युग की एक मतलब मैं अपने आप से बताता हूँ, ठीक है? निष्कर्ष वो होता है कि जो आपका नहीं है लिखने के बाद जो आपका खुद का भाव है कि जैसे मान के चलो कि आधुनिक युग में नहीं है अनुवाद की नहीं है अनुवाद काफ़ी ज़्यादा हद तक नहीं है सहायक है या मान के चलो आवश्यक है ना? और अपनी भाषा में किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं अनुवाद करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें अब प्रोवाइड हो गई है। जैसे मान के चलो पहला तो इंसानी तौर पे हमें अनुवादक मिल जाता है, दूसरा मशीनी तौर पे हमें गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी या ऐसे करके काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं, तकनीकी रूप से भी आप कर सकते हो। और क्यों मदद करते हैं? जैसे साहित्यिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक इन सभी का ज्ञान हमें मिलता है, ठीक है? ये सब हमें क्या कहते हैं महत्वपूर्ण योगदान देते हैं हमारे जीवन के अंदर समझने में। और ये हमारे जैसे हमारे हमें समझाने के लिए एक सेतु का काम भी करते हैं। बस ये चीज़ें लिख देना निष्कर्ष के अंदर अपनी मन की बातें, बस उसके बाद तो कोई पढ़ता नहीं है ना? इतना बड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जो आपका 10 नंबर का है, 10 नंबर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सही है, जो मैंने लिख के दिया है और मैंने पॉइंट्स में इसलिए दिया है कि पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ मत लिख के आना, नहीं तो नंबर कटते हैं, ठीक है? या मिलते भी नहीं हैं। फिर आता है कि अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के पर प्रकाश डालना। अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें या जिसके माध्यम से एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में अर्थ और भावों को समानता मतलब मान के चलो जो हमने ऊपर पढ़ा था ना उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अनुवाद का जो अर्थ है ना उसी को लिख देना है इसके यहाँ कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में अर्थ और भाव के साथ समान रखते हुए उसको प्रस्तुत किया जाता है ना? और विषय में क्या है कि उद्देश्य और शैली के आधार पर अनुवाद के अनेक प्रकार होते हैं। किसके आधार पे? विषय के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और शैली के आधार पे हमारे पास अनुवाद के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे कि अनुवाद के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से होते हैं? पहला होता है कि शब्दानुवाद। इसका मतलब क्या होगा? शब्दानुवाद। ये देखो ये वाला क्वेश्चन ये हर बार आता है तो ये वाला ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन ज़रूरी है जो मैं लेके आया हूँ। तो इसके अंदर हमें बताना है कि शब्दानुवाद क्या होता है? तो इसमें इसका अर्थ होता है कि जो मूल भाषा के प्रत्येक जो शब्द होते हैं ना, वो तो दूसरी भाषा में नहीं है, शब्दों के साथ मतलब कि अटैच कर देते हैं डायरेक्ट जैसे जाने का गो हो गया, है ना? तो उन चीज़ों को नहीं है अलग-अलग मतलब जो भी शब्द है ना सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड उसको नहीं ट्रांसलेट कर देते हैं ना, उसको शब्दानुवाद कहते हैं, है ना? ए अनुवाद किया जाता है जैसे मैंने बताया ना कि शब्दों को एक जैसे रख दिया जाता है। इसमें भाव और भाव की अपेक्षा शब्दों पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि जैसे इसके अंदर नहीं है कोई भाव नहीं होते। मान के चलो कोई इंसान दुखी होके कह रहा है ना आई एम सो सैड तो या मैं दुखी हूँ। जैसे मान के चलो मैं दुखी हूँ, मैंने जैसे बोला अब मेरा जो भाव है ना दुखीपन का तो वो दिख रहा है अपनी लैंग्वेज में। बट उसको जब आप दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो या जैसे मान के चलो कि गूगल ट्रांसलेट करता है, तो उसमें कोई भाव नहीं होता, सिर्फ़ वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देता है। तो आई एम सो सैड बस बोलने की वाली सैड बात हो जाती है, लेकिन वो दुखी है, नहीं है, उसमें कुछ पता नहीं चला क्योंकि उसके अंदर भाव नहीं है। तो सिर्फ़ सीधे शब्दों को ए टू मतलब जो शब्द हैं उसी को सेम टू सेम रख देना या उसी को अनुवाद कर देना, वही होता है शब्दानुवाद। फिर आता है भावानुवाद। इस प्रकार के अनुवाद में मूल रचना, भाव, उद्देश्य, संदेश को प्रमुखता दी जाती है और साहित्यिक अनुवाद में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है।
मान के चलो कि भाव से ही पता चल रहा है, आगे के भाव से पता चल रहा है इसके अंदर किस चीज़ को, भाव को, उद्देश्य को और संदेश को नहीं है प्रमुखता, मतलब कि सबसे ऊँचा दर्जा किसको दिया जाता है इसके अंदर, तो भावों को दिया जाता है, उद्देश्य को दिया जाता है, संदेश को, क्या संदेश देना चाहता है कवि, उसके ऊपर। तो इसलिए इसको साहित्यिक साहित्यिक अनुवाद क्या होता है? कहानी, काव्य, गद्य, इन सब का अनुवाद करना ही साहित्यिक अनुवाद कहलाता है, तो उसी के बारे में। फिर आता है कि स्वतंत्र अनुवाद क्या होता है? तो इसमें अनुवादक को अपनी भाषा और शैली का प्रयोग करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वह अपने मूल विचारों को सुरक्षित रखते हुए अपने अभिव्यक्ति का उपयोग भी कर सकता है। मान के चलो कि मैंने एक पैराग्राफ दिया, उसके अंदर ये देश के बारे में कुछ बोलना था, हिंदी में लिखा था, उसको इंग्लिश में करना था या इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में करना था। तो एक जब अनुवादक होगा ना, जो इंसान होगा, वो अपने भावों को भी लिखेगा कि हमारे भारत देश को 1947 में आज़ादी मिली, किस प्रकार मिली, तो वो अपने भावों को भी उसके अंदर नहीं है या अपनी भाषा शैली को उस अनुवाद के अंदर नहीं डाल सकता है, तो उसको कहते हैं स्वतंत्र अनुवाद। फिर आता है साहित्यिक अनुवाद क्या होता है? कहानी, काव्य, नाटक, उपन्यास आदि का अनुवाद साहित्यिक अनुवाद कहलाता है। इसमें भाषा की सुंदरता और भावों की रक्षा ज़रूरी होती है या आवश्यक होती है। मान के चलो कि कोई कहानी या जैसे मान के चलो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नहीं आपको रचनाएँ दिखेगी, है ना? भावुकता दिखेगी कि थोड़ा दुखीपन, खुशीपन जो भी आप दिखाना चाहो, तो उनकी रक्षा ज़रूरी है क्योंकि नहीं अगर आप किसी भी लैंग्वेज है उसको बताना चाहोगे ना और उसके अंदर आप कोई भाव नहीं डालोगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। कहानीकार जो समझाना चाहता है वो समझ लोगों को नहीं आएगा। तो उसका अनुवाद करना उसकी सुंदरता को बढ़ाना या उसके भावों को रिक्शा करना साहित्यिक अनुवाद में ज़रूरी रहता है। फिर आता है तकनीकी अनुवाद क्या होता है? तो विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या तकनीकी विषयों से संबंधित सामग्री का अनुवाद तकनीकी अनुवाद कहलाता है। मान के चलो जो नाम लिखा है ना उसी के ऊपर या उसका अनुवाद होगा। अब तकनीकी लिखा है, तकनीकी क्या होता है? विज्ञान होता है, चिकित्सा होता है, इंजीनियरिंग होता है ना? इन सभी का अनुवाद कर दो, तो बस तकनीकी अनुवाद हो गया। फिर आता है प्रशासनिक अनुवाद। प्रशासनिक से क्या आपको पता चल रहा है? सरकारी काम होगा, कोई प्रशासन का काम होगा, तो वही चीज़ है कि सरकारी आदेश, नियम, है ना? अधिसूचना या जैसे कार्यालय के जो पत्र होते हैं उनका अनुवाद करना ही प्रशासनिक अनुवाद कहलाता है। मौखिक अनुवाद क्या कहलाता है कि जब किसी व्यक्ति के कथन को डायरेक्ट मुँह से बोल के या दूसरी भाषा में आप क्या कहते हैं बोलकर मौखिक द्वारा, है ना? दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, उसमें मौखिक अनुवाद कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना जी बोल के, मौखिक क्या होता है? बोलना। तो मौखिक द्वारा अनुवाद करना कि डायरेक्ट ट्रांसलेटर आपके सामने खड़ा है, आप कुछ बोल रहे हैं, अब उसको वो उन लोगों की लैंग्वेज में काफ़ी बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के साथ भी रहता है एक, क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती है, अलग-अलग। फिर आता है कि लिखित अनुवाद क्या होता है? तो लिखित अनुवाद जो लिखा हुआ होगा, मान के चलो कि आपको कोई पैराग्राफ दिया, आपने उसको लिख के किसी और को दे दिया ट्रांसलेट करके किसी और को दे दिया, तो वो लिखित हो गया ना? तो वही चीज़ है कि जब किसी लिखित सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरण किया जाता है, तो वह लिखित अनुवाद कहलाता है। ठीक है? फिर आता है कि महत्व क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? क्यों है ये सारे अनुवाद? क्योंकि ज्ञान का प्रसार होता है, ज्ञान बढ़ता है, विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने में सहायता करता है, प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाता है, शिक्षा, है ना? अनुसंधान को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं को या सुदृढ़ बनाता है, ये ताकतवर बनाता है। फिर आता है कि वही है, ये तो अपना निष्कर्ष बता देना अपने शब्दों में कि आपको क्या-क्या पता चला इससे, क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है हमारे जीवन में या नहीं है, तो वो चीज़ बता देना। फिर आता है कि अनुवाद की प्रक्रिया और अनुवाद के पुनरीक्षण का वि विवेचना करनी है, ठीक है? इसके अंदर। तो अनुवाद एक सुनियोजित प्रक्रिया होती है, अनुवाद एक सुनियोजित प्रक्रिया होती है, केवल एक भाषा अ, मान के चलो 1 सेकंड ये थोड़ा गलत जगह चला गया है ना? केवल एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा में बदल देना ही अनुवाद नहीं होता। मान के चलो कि मैंने ट्रांसलेट किया किसी चीज़ को, तो उसको ट्रांसलेट करना ही अनुवाद नहीं होता। अनुवाद का अर्थ ये नहीं कि एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर दो, बल्कि उसका मूल अर्थ पता होना चाहिए, भाव पता होना चाहिए, उद्देश्य क्या है उसका,
है ना? उसको सुरक्षित रखना ही हमारा क्या कहते हैं अनुवाद कहलाता है। उसी को कहते हैं पुनरीक्षण अनुवाद या अनुवाद का पुनरीक्षण मतलब वो अनुवाद को बचाना कि जो भी कवि कहना चाहता है उसके बारे में पता चले। अनुवाद की प्रक्रियाएँ क्या हैं कि मूल पाठ का अध्ययन होना चाहिए। मैंने जो आपको बताया कि वो जो आप जिस भी चीज़ के बारे में अनुवाद करने जा रहे हैं, मान के चलो कोई पैराग्राफ है इंग्लिश का तो उसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो उसको पहले आप पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, उसका मूल अर्थ जानेंगे कि वो किस चीज़ के ऊपर है ना? किसी बिज़नेस के बारे में है, किसी क्या कहते हैं त्योहार से रिलेटिव है या किसी और चीज़ के रिलेटिव है, तो पहले उस पाठ के बारे में, उस चीज़ के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अर्थ का ग्रहण मतलब मैंने बताया ना कि पूल मूल रचना जो है उसमें भाव, संदर्भ, संस्कृति इन सभी का पता होना चाहिए लेखक को, है ना? और लेखक की जो मंशा है मतलब जो उसके दिमाग का जो उन्होंने अपने दिमाग से लिखा है या जो भी भाव डाले, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आता है कि उपयुक्त शब्दों का चयन होना चाहिए कि जो आप शब्दों में हेर-फेर करने जा रहे हैं, मान के चलो, अब कुछ लोग कहते हैं कि अ, आप नहीं थोड़ा नरम दिल से बात कीजिए तो पोलाइटली उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है तो पोलाइटली की जगह जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हो आप, है ना? तो ऐसे करके आप कौन से शब्दों का चयन करेंगे या कौन से शब्द उस जगह पे लगाएँगे जिसमें आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर होता है ना? तो उसके बारे में आपको अच्छे से चयन करना है, जिससे आपके जो लेखक के भाव आप दिखाना चाहते हैं, वो स्पष्ट तरीके से हमें प्रस्तुत हो सके। फिर आता है कि प्रारूप तैयार करना कि समझाए गए विचारों के आधार पे अनुवाद का पहला प्रारूप तैयार कीजिए कि मान के चलो पहले आप फाइनल नहीं लिखेंगे, पहले आप प्रारूप बनाएँगे। मतलब मान के चलो कि किसी भी पैराग्राफ को अगर आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, तो पहले आप सिर्फ़ वो लिखेंगे। आपने वर्ड्स लिख लिए कौन-कौन से मेन वर्ड्स हैं जिनका आप उपयोग करेंगे, उसके बाद प्रारूप तैयार करना है कि ऐसे जो होता है ना रफ़ प्रारूप आप बनाएँगे उसको। फिर उसके बाद भाषा का संशोधन करेंगे कि व्याकरण, वर्तनी, विराम, चिन्ह और शैली जो भी है, उसकी जाँच करेंगे कि वो सही है या नहीं। अनुवाद पुनरीक्षण का अर्थ है कि अनुवादित सामग्री की जाँच और सुधार की प्रक्रिया को अनुवादिक पुनरीक्षण कहते हैं। इसका उद्देश्य त्रुटियों मतलब गलतियों को सुधारना या दूर करना और अनुवाद को अधिक प्रभावशाली बनाना है ना? वही चीज़ हो गई। प्रभावी बनाना, प्रभावशाली बनाना मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये कन्फ्यूज़ मत होना सर जी कुछ और बोल रहे हैं और इसके अंदर कुछ और लिखा है। मैं खुद अपने मतलब जो पढ़ा हुआ है ना, वो चीज़ मैं अपनी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? फिर आता है कि पुनरीक्षण के प्रमुख बिंदु क क्या है? पहला होता है कि अर्थ को समझना, ठीक है? अर्थ की शुद्धता होनी चाहिए आपको कि जो भी आप लिखने जा रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए, भाषा की सरलता, स्पष्टता रखनी चाहिए आपको कि जब आप किसी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सरलता दिखाएँ ताकि लोगों को कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। स्पष्ट होने चाहिए कि जो आप बताना चाहते हैं वो साफ-साफ हो, है ना? कोई भी मतलब वो ना हो, व्यंग्य ना हो उसके अंदर। व्यंग्य हो लेकिन मतलब ऐसे ना हो कि लोगों को समझ ना आए, ठीक है? व्याकरणीय शुद्धता हो, मतलब जो भी आप शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, जो भी व्याकरण का यूज़ कर रहे हैं, उसमें शुद्धता हो। ग्रामर का यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी शुद्धता हो। पारिभाषिक शब्दों का सही प्रयोग करें, है ना? मूल भाव और शैली की सुरक्षा भी रखें और अनावश्यक शब्दों को हटाएँ, मतलब जो ज़रूरी नहीं है ना शब्द, उनको बिल्कुल हटा ही दीजिए ताकि लोगों को क्या कहते हैं मुश्किल ना हो। फिर आता है पुनरीक्षण का महत्व क्या है या महत्वपूर्ण क्यों है? कि अनुवाद की गुणवत्ता बढ़ती है, इससे अच्छा होता है अनुवाद, है ना? अर्थ को समझने में और जो क्या कहते हैं अनुवाद की त्रुटियाँ हैं, उसको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। पाठ के अधिक प्रभावशाली बनाता है, जो पाठ पढ़ने वाले हैं, है ना? वो और पाठ जो लिखा हुआ है, उसको ज़्यादा प्रभावशाली भी बना सकते हो आप शब्दों के माध्यम से। पाठक को स्पष्ट और सहज भाषा में प्राप्त करा सको आप जो भी अनुवाद किया है। अनुवाद की विश्वसनीयता बढ़ती है इससे कि जो अनुवाद आपने लिखा है ना, उसको पढ़ने वाले लोगों में नहीं है मतलब रोचक थोड़ी बढ़ती है ना? रुचि मतलब रोचक कह रहा हूँ मैं, रुचि ज़्यादा बढ़ती है। फिर आता है कि अनुवाद के साधनों पर अपने विचारों को व्यक्त करना है। अब अनुवादों के नहीं काफ़ी सारे साधन होते हैं, उसके ऊपर नहीं अपने विचारों को व्यक्त करना है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान-आसान देखो आंसर है मतलब आंसर देने में काफ़ी ज़्यादा आसान है।
लगता है बस क्वेश्चन पढ़ के कि आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन नहीं, काफ़ी ज़्यादा आंसर आसान है इसके। जैसे अनुवाद कार्य को प्रभावी बनाने के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन अनुवादक को सही अर्थ और जैसे मान के चलो कि उसको नहीं अच्छे से समझने में, उसका अर्थ समझने में और जो शब्द होते हैं उसकी शुद्धता, भाषा का चयन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता नहीं प्रदान करती है। तो वही चीज़ कहलाता है अनुवाद का साधन। जैसे अनुवाद में साधन कौन-कौन से हो सकते हैं? मैं अपनी तरफ से बताऊँ, शब्दकोश का ले सकता है वो सहारा जब अनुवाद कर रहा है तो बड़ी-सी डिक्शनरी नहीं होती, उसका उसका उपयोग कर सकता है, लोगों से पूछ सकता है, किसी से है ना, किसी की लिखी हुई पुस्तक का सहारा ले सकता है, ऑनलाइन का सहारा ले सकता है। अब तो ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको, तो वही चीज़ हो गई। तो अनुवाद के प्रमुख साधनों के बारे में जानते हैं, जैसे शब्दकोश मैंने बताया कि जिनके अंदर काफ़ी सारे शब्दों के अर्थ लिखे होते हैं, है ना? पर्यायवाची भी होते हैं उसके अंदर। सही प्रयोग जहाँ करने हैं शब्दों का, वहाँ कर सकते हो आप, इससे जानकारी मिलती है। फिर आता है भाषी शब्दकोश भी होते हैं कि 2 भाषाओं के बीच सही शब्दों का चयन करने में मदद करते हैं, अत्यंत उपयोगी होते हैं वो। फिर आता है कि पारिभाषिक शब्दावली भी होती है, जिसके अंदर तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक शब्दों को सही अनुवाद के लिए पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग भी हम कर सकते हैं। फिर आता है कि विश्वकोश होता है, विश्वकोश का मतलब क्या हो गया? जो पूरी दुनिया में मतलब मान के चलो जो शब्दों का यूज़ होता है ना, उसका हो गया या संदर्भ ग्रंथ हो गया कि किसी भी विषय की विस्तृत जानकारी मतलब पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो विश्वकोश का हम सहारा ले ले सकते हैं या संदर्भ पुस्तकों का उपयोग भी कर सकते हैं। इंटरनेट जो मैंने बताया था डिजिटल साधन है। आज अनुवाद ऑनलाइन शब्दकोश, ई-पुस्तक और अनुवाद सॉफ्टवेयर द्वारा भी हम कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे ट्रांसलेटर हो गया, गूगल ट्रांसलेटर हो गया, उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना? भाषा का ज्ञान होना चाहिए, पहला होता है कि आपको नहीं भाषा की संस्कृति पता होनी चाहिए, जहाँ से भाषा निकली है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी कहाँ से उसका क्या कहते हैं उत्थान हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। का, खा, गा, है ना? ये सब पढ़ते हैं, आ से अनार पढ़ते हैं, सारी चीज़ पढ़ते हैं उसके बारे में। तो भाषा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है कि स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं का गहरा ज्ञान होना ज़रूरी है, जो भी हम भाषा में ट्रांसलेट करेंगे। फिर आता है कि संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए कि भाषा के साथ-साथ उस समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, रीति-रिवाज़ों के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी होता है। मैंने बताया ना कि किसी से पूछ लो, तो किससे पूछोगे? कोई विशेषज्ञ होगा, उसी से तो पूछोगे शब्दों का, जो आप वो करेंगे जब हम ट्रांसलेट करेंगे। तो तकनीकी और विशेष विषयों के अनुवाद में विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है। फिर आता है कि अनुवाद के साधनों का महत्व क्या है? तो अनुवाद की शुद्धता बढ़ती है इससे, है ना? समय की बचत होती है और उपयुक्त शब्दों का चयन संभव होता है। तकनीकी चुनौतियाँ या त्रुटियाँ जो होती है ना वो कम हो जाती है और अनुवाद में अधिक प्रभावशाली बनता है मतलब अनुवाद जो है ना वो प्रभावशाली बन जाता है ना? ये अपना निष्कर्ष आ जाता है, निष्कर्ष आप अपने आप से लिख देना कि क्या चीज़ होती है कि आपको क्या जानकारी मिलती है इससे कि जो आप साधन का सहारा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी हम साधन का सहारा लेते हैं ना, उससे वही है ऊपर का सहारा लिख देना, यही चीज़ नहीं है, नीचे लिख देना कि उसमें शुद्धता बढ़ जाती है, समय की बचत होती है और शब्दों का चयन करना आसान हो जाता है, तकनीकी त्रुटियाँ मतलब गलतियाँ कम होती हैं और अनुवाद में अधिक प्रभावशाली बनता है अनुवाद जो आपका है। फिर आता है कि अनुवाद कार्य की चुनौतियों पर प्रकाश डालना कि जो अनुवाद करते हैं हम कार्य जो है कि अनुवाद कारक जो अनुवादकों को सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है अनुवाद करने में, वो क्या आती है? किस चीज़ों में आती है? किन चुनौतियों का मतलब सामना करना पड़ता है? उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो अनुवाद एक जटिल, है ना, रचनात्मक कार्य होता है। इसमें केवल शब्दों को परिवर्तित नहीं करना पड़ता, बल्कि भाषा का मूल ज्ञान होना चाहिए, अर्थ समझ आना चाहिए, भाव, शैली, संस्कृति और दूसरी भाषा में मतलब जो हम कर रहे हैं अनुवाद, उसको नहीं है इन सभी मतलब भाषा, भाव और अर्थ को सुरक्षित रखना भी ज़रूरी होता है। इसी कारण अनुवाद कार्य अनेक चुनौतियों से भरा होता है। मान के चलो कि अनुवाद के कार्य प्रमुख चुनौतियाँ कौन-कौन सी होती है? पहला होता है कि अर्थ का मतलब अर्थ की समानता बनाए रखना। मान के चलो जो भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या पैराग्राफ के बारे में लिख रहे हैं, तो उसका जो वो बोलना चाह रहा है ना कवि, उसका नहीं है कोई भी मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, जब आप उसको क्या कहते हैं किसी भाषा में बदलते हैं। जैसे कि कई बार एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा में समान अर्थ वाला शब्द नहीं मिल पाता है, मान के चलो मिलने में मुश्किल होती है। तो
उसी की मुश्किलें, ठीक है, मैं बार-बार वो कर रहा हूँ। मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा आती है कि सेम टू सेम वर्ड नहीं मिल पाते हैं, तो अर्थ बदलने का खतरा रहता है उसके लिए। सांस्कृतिक भिन्नता होती है, मतलब मान के चलो भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता होती है कि प्रत्येक भाषा अपनी संस्कृति, परंपरा, मान्यता होती है हर एक भाषा की। इनका सही रूप और अनुवाद करना कठिन होता है। मान के चलो किसी भी भगवान जी के बारे में लिखा हुआ है, तो वो तमिल में लिखा हुआ है, उसको हिंदी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कहीं न कहीं तो कोई न कोई मिस्टेक होगी, और मिस्टेक होगी ना, या जैसे मान के चलो शब्द नहीं मिल रहे, है ना? उनके भाव पता नहीं चल रहे, या उनकी संस्कृति के बारे में हमें पता नहीं, और हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें गलतफ़हमी होगी। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या कहते हैं, सांस्कृतिक भिन्नता के बारे में वजह से भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुहावरों और अलंकार, मतलब मान के चलो कि जैसे मान के चलो काफ़ी सारे लोग हैं जो मुहावरों का यूज़ करते थे, पुराने कवि हो गए, या है ना, जो कथावाचक हो गए, वो मुहावरों का यूज़ करते हैं। मान के चलो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप दूसरी भाषा में कहोगे कि ऊँट ने पहाड़ के नीचे आ गया, तो सामने वाला क्या समझेगा? ये क्या बात हो गई कि ऊँट पहाड़ के नीचे कैसे आ सकता है? पहले पहाड़ उठाया किसने, और ऊँट पहाड़ के नीचे आया कैसे? तो ऐसे करके मुहावरों की वजह से भी काफ़ी बार हमें सामना करना पड़ता है उन चीज़ों का। फिर आता है कि पारिभाषिक शब्दों की समस्या भी होती है, जैसे जो तकनीकी काफ़ी सारे नहीं वर्ड होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और जिनका नहीं हिंदी वर्ड या किसी और वर्ड में नहीं है, जो उनका मतलब है वो मिलता ही नहीं है। तो वो चीज़ जानने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, या हिंदी में वर्ड मिलेगा भी तो उसको पढ़ने में, मतलब मान के चलो गिल्ली बल्ले, मतलब क्रिकेट को नहीं कुछ और कहते हैं हिंदी में, है ना? गेंद, पादुका पता नहीं कुछ ऐसे करके कुछ कहते हैं। तो वो अब पढ़ेगा इंसान, क्रिकेट पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा क्रिकेट क्या होता है, या गेंद बल्ला, और जो हिंदी वाला वर्ड है उसको पढ़ेगा तो वो समझ ही नहीं आएगा। तो वही चीज़ इसके अंदर लिखी है। फिर आता है कि भाषा शैली की समस्या आती है कि लेखक की शैली क्या है, भाषा क्या है ना? अभिव्यक्ति क्या है, और दूसरी भाषा में जब बनाना कठिन इसी चीज़ को हो जाता है। फिर आता है व्याकरणीय अंतर होता है कि 2 भाषाओं की जो क्या कहते हैं वाक्य होते हैं, या संरचना होती है, लिंग होता है, वचन होता है, या जो हम काल के बारे में बताना चाहते हैं तो वो अलग-अलग हो जाता है ना? उसको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिनाई आती है। फिर समय और शुद्धता का दबाव होता है कि अनुवादक को कम समय मिलता है ना? और शुद्धता और क्या कहते हैं जो अनुवाद में प्रभाव आना चाहिए ना, उसको दिखाने के लिए, तो वो चीज़ भी एक वो हो जाती है। मान के चलो कोई इंसान तुरंत बोल रहा है, मौखिक अनुवाद हो रहा है, तो मौखिक अनुवाद में तुरंत-तुरंत करना पड़ेगा। तुरंत-तुरंत करने में अब उसको तो समय कम मिल रहा है ना अनुवादक को, तो उसमें थोड़ी परेशानी आएगी। उसी चीज़ के बारे में लिखा है कि तकनीकी ज्ञान का अभाव भी होता है। मान के चलो कि विशेष विषयों पे जब अनुवाद हम करना चाहते हैं, तो उसका ज्ञान नहीं है, अनुवादक को ना हो, तो वो चीज़ हो गया। या उस समय की तकनीकें उससे मैच ना करे, तो वो चीज़ हो गया। अब तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट आ गई है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड ऐसे हैं कि अनुवादकों को पता ही नहीं है, तो वो चीज़ तकनीकी ज्ञान का अभाव हो जाता है। फिर आता है कि चुनौतियों को दूर करने के उपाय क्या है? तो पहला है कि दोनों भाषाओं का गहन अध्ययन होना चाहिए इंसान को। शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथों का प्रयोग कर सकता है वो। विशेषज्ञों से परामर्श, मतलब उनसे आप क्या कहते हैं जानकारी ले सकते हैं। पुनरीक्षण या संपादन कर सकते हैं आराम से। सांस्कृतिक और संदर्भ का भी अध्ययन कर सकते हो आप, जो दूसरे लोगों की संस्कृति के बारे में जान सकते हो। बाकी निष्कर्ष अपने आप से बताना। साहित्यिक अनुवाद, मतलब मैं बताता हूँ, साहित्यिक अनुवाद का महत्व क्यों है और किस लिए हमें समझना चाहिए उसके बारे में बता देते हैं। तो मैंने पहले बताया था साहित्यिक अनुवाद क्या होता है? किसी भी कहानी, काव्य, उपन्यास, नाटक को क्या कहते हैं उसका जब अनुवाद करते हैं ना तो उसी को कहते हैं साहित्यिक अनुवाद, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो इसके अंदर भी वही लिखा है कि साहित्य के अनुवाद वह प्रक्रिया होती है जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और अन्य साहित्यिक कृतियों को हम क्या कहते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करते हैं। इसका उद्देश्य केवल शब्दों को परिवर्तन नहीं करना होता, बल्कि उसके मूल रचना, भाव, सौंदर्य और मतलब सुरक्षित रखना होता है। फिर आता है कि साहित्यिक अनुवाद का महत्व क्या है? तो फिर आता है इसमें जैसे कि ज्ञान और साहित्यिक जो प्रसार है उसको बढ़ाना होता है ना? कि एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी कहानी को जब आप लिखेंगे तो उसके क्या कहते हैं उसका प्रसार ही तो होगा, पाठकों की जो पहुँच है, मतलब पाठकों की पहुँच तक पहुँचेगा वो।
फिर आता है सांस्कृतिक आदान-प्रदान। क्या हो गया कि दूसरी संस्कृति को आप अपनी मतलब दूसरी संस्कृति को अपनी भाषा में आने के बाद आप उसको पढ़ सकते हो, तो आप उसको समझ सकते हो, वो चीज़ हो गया। राष्ट्रीय एकता बढ़ती है इससे कि दूसरे लोगों की भाषाओं को या संस्कृति के बारे में जब जानकारी मिलती है, तो उससे हमारी जो राष्ट्रीय एकता वो बढ़ती है। ये ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि भारत में अनेक भाषा है और अनेक भाषा को जानने वाला इंसान राष्ट्रीय एकता का एक अच्छा उदाहरण कहलाता है। विश्व साहित्यिक या साहित्य से परिचय, जैसे मान के चलो कि अनुवाद के कारण लोग विश्व मतलब मान के चलो दूसरी दुनिया या दूसरी दुनिया कह रहा हूँ, दूसरे जैसे हो गए राज्य हो गए, देश हो गए, उनकी अगर आप साहित्यिक रचनाएँ पढ़ेंगे तो आप उनसे जुड़ेंगे, आप उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो उसी विषय में लिखा है ये। और नई साहित्यिक प्रकृतियों का विकास भी होता है कि एक भाषा का साहित्यिक दूसरी भाषा के साहित्य को प्रभावित करता है। मान के चलो पहले जो भाषा में लिखा था ना, वो तो उन लोगों को प्रभावित कर दिया, लेकिन दूसरे लोगों को प्रभावित कैसे करेगी उसकी कहानी? जब उन लोगों के उसमें होगी मतलब जो उनको आती है मदर टंग जिसे कहते हैं, मदर टंग में जब उनको समझ तभी तो आएगी कोई कहानी या कोई भी मुहावरे, है ना? या जो भी आप शब्दों का यूज़ कर रहे हो, कैची जो वर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ कर रहे हो, तो वो तभी तो समझ आएँगे। जब उनकी भाषा में होगा, तो सेम टू सेम चीज़ें इसके अंदर लिखी है, बस यही चीज़ है कि उसको ट्रांसलेट मतलब अनुवाद होता है ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट को किस-किस चीज़ों पे आप कर सकते हो, किस-किस मायनों में आप को सहायता देता है। जैसे कि मान के चलो भाषाई विकास करता है। भाषाई विकास कैसे करता है? मान के चलो एक आदमी को अगर अनेक भाषाएँ आती है या 2 या 3 आती है, तो उसका भाषा का विकास ही तो है। उसको दूसरे भाषा के अर्थ भी पता है ना? अभिव्यक्ति के बारे में भी जानकारी ले सकता है। वो कहीं और जाए तो वहाँ की अगर भाषा आती है तो वो उन लोगों के बारे में जान सकता है, संस्कृति जान सकता है ना? भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ वो जान सकता है। तो वो चीज़ हो गया कि भाषाई विकास होता है या कोई और इंसान अगर दूसरी भाषा को पढ़ेगा तो उसके मन का भी तो विकास होगा, वो भी तो जानेगा कि इस शब्द को दूसरी भाषा में किस शब्द से मेल किया जा सकता है या समझा जा सकता है, वो चीज़ हो गया। मानवीय मूल्यों का प्रसार होता है, मैंने जो बताया प्रेम, करुणा, शांति, भाईचारे जैसे मानवीय मूल्यों का प्रचार-प्रसार भी होता है इससे। शोध और शिक्षा में उपयोगिता है कि कोई कहीं और विदेश में कोई चीज़ खोजी गई है, तो उसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? उनके लिखे हुए ग्रंथों से या उनकी लिखी हुई पुस्तकों से, है ना? विज्ञान आपने देखा होगा वैज्ञानिक कितनी सारी पुस्तकें लिखते हैं, तो उनके वैज्ञानिक जो रहस्य हैं, उनको कैसे जाना जाएगा? उनकी पुस्तकों के द्वारा। और जब जाना जाएगा जब आप उनके क्या कहते हैं लैंग्वेज को सीखेंगे या अनुवाद किए गए ग्रंथ को या पुस्तकों को पढ़ेंगे। साहित्यिक अनुवाद की विशेषताएँ क्या है? तो पहला है कि मूल रचना के भावों को नहीं रक्षा करता है ये सब, है ना? कि जो समझाना चाहता है वही चीज़ समझाई गई है तो आपको अच्छे से समझ आती है। भाषा की सौंदर्यता को बनाए रखता है कि सुंदरता जो होती है उसकी उसको बनाए रखता है भाषा की, है ना? लेखक की शैली को समान रखता है कि जिस भी शैली में वो बताना चाहता है उस शैली का ध्यान रखता है। पाठक के लिए सरल और प्रभावी प्रस्तुत करता है कि जो भी वो बताना चाहता है या प्रभाव जताना चाहता है या लोगों को जागरूक करना चाहता है, वो चीज़ उसको अच्छे से बता पाते हैं। फिर आता है कि साहित्य के अध्ययन में अनुवाद सेतु का कार्य कैसे करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं या कार्य करता है, तो इस कथन पर विचार करना है या उसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा-फिरा के देंगे कि उसके बारे में विचार करो, उसके बारे में बताओ या ये कैसे करता है, ये सेतु का काम कैसे करता है, वो चीज़ बताओ। तो वही चीज़ है कि साहित्य के अध्ययन में अनुवाद के सेतु का कार्य कैसे करता है, उसके बारे में बताएँ। तो साहित्य मानव जीवन, संस्कृति, समाज और का दर्पण होता है ना? और संसार के प्रत्येक भाषा का अपना एक नहीं अपना रहस्य होता है या एक साहित्य या संस्कृति होती है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं रख सकता। ये तो सिंपल सी बात है कि हर एक को हर एक भाषा तो थोड़ी आती है। तो ऐसी स्थिति में नहीं है, अनुवाद जो है ना एक सेतु का कार्य करता है किसी चीज़ को समझने के लिए। तो अनुवाद एक सेतु के रूप में कैसे कार्य करता है? भाषाओं को जोड़ता है कि एक इंसान की भाषा को दूसरी भाषा में जब पाठक करता मतलब जो लेखक की भाषा को दूसरे उसमें अनुवादक करता है अनुवाद, तो पाठक जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, पढ़ने वालों की। फिर आता है कि विश्व साहित्य का अध्ययन संभव बनता है कि दूसरे लोगों की हम रचनाएँ पढ़ सकते हैं, संस्कृति को समझने में आसानी होती है, ज्ञान का विस्तार होता है, जो लिखा है सेम टू सेम लिखा हुआ है वही चीज़ है
कि राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, साहित्य प्रेरणा बढ़ती है, मानवीय संबंधों का मजबूत करते हैं। मतलब मान के चलो कि एक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में जानकारी जब मिलेगी तो उनके बीच में कोई इतना कोई रिलेशन बनेंगे, तो वही चीज़ हो गया। फिर आता है कि काव्यानुवाद एक चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों है संवादक के लिए, है ना? संवाद करने में क्या चुनौतियाँ आती है काव्यानुवाद को करने में, ठीक है? फिर ये इसका आता है कि काव्यानुवाद का अर्थ है एक भाषा की कविता को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसके भाव, रस, लय, सौंदर्य की सुंदरता को बचाए रखे। ये अनुवाद का सबसे कठिन रूप माना जाता है, ठीक है? सबसे कठिन होता है क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी के भावों को सुरक्षित रखना। तो पहला है कि भावों की रक्षा करना ज़्यादा मतलब आसान नहीं होता कि कवि में भावों की प्रधानता होती है, जैसे कविता में भावों की प्रधानता होती है और अनुवाद करते समय इन्हें सुरक्षित रखना काफ़ी कठिन होता है। लय और छंद मान के चलो, मैं कोई गाना गा रहा हूँ कि अ जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा तो एक ले की तरह चल रहा है बट इसको मैं हिंदी में डेवलप करूँ कि जॉनी जॉनी ऐसे करके बोलूँ या ऐसे कहूँ जॉनी जॉनी बस तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कोई ले नहीं है छंद नहीं है तो ये चीज़ थोड़ी कठिन होती है कि दूसरी भाषा में जब आप किसी भी कहानी काव्य या किसी भी रचना को आप जब अनुवाद करते हैं तो उसको एक जैसा रखना थोड़ा मुश्किल होता है। जिसके अंदर आप संगीत ले सकते हैं कि आप संगीत को आसान तरीके से वो नहीं कर सकते अनुवाद जैसे तमिल भाषा में काफ़ी सारे या जो आप टॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं उसके जो गाने होते हैं उसको हिंदी डब करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। तो इसलिए या तो कोई दूसरी या पुरानी मूवी के गाने लगा देते हैं या तो नए गाने बनाने पड़ते हैं जिसके मतलब अलग होते हैं, तो वो चीज़ हो गया। अलंकारों का प्रयोग कि का आपने देखा होगा उपमा, रूपक या जैसे अनुप्रास अलंकारों को नहीं है दूसरी भाषा में नहीं है समान रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो ये आसान नहीं होता तो अलंकारों का प्रयोग जो होता है भाषाओं मतलब हमारे उसमें तो उसको भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अनुवाद फिर आता है सांस्कृतिक संदर्भ भी होता है कि कविता में अनेक संस्कृति संकेत या प्रतीक होते हैं जिन्हें सही रूप से अनुवाद करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है शब्दों की बहु अर्थता मतलब इसका मैं बताता हूँ। इसके अंदर लिख देना शब्दों का बहुत शब्द कई शब्दों के बहुत अर्थ होना, ऐसे करके लिख दोगे तो भी हो जाएगा। कि जैसे मान के चलो एक शब्द है, उसके काफ़ी सारे अर्थ हैं। मान के चलो पीके पिक्चर आपने देखी है, तो उसके अंदर एक शब्द होता है ओह! अच्छा, तो इसके बारे में वो कैसे अपने भावों के द्वारा अलग-अलग तरीकों से वो कर देता है या अर्थ उसके अलग-अलग होते हैं। तो वो चीज़ भी इसी चीज़ का एक वो है पार्ट कि एक शब्द के काफ़ी सारे अनेक अर्थ होते हैं, तो पता नहीं चलता कि कहाँ पे किसका यूज़ करना होता है, तो वो चीज़ हो गया। फिर इसके अंदर है जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी पंक्ति ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है? जैसे हमने जॉनी जॉनी लिया था, इन्होंने ट्विंकल ट्विंकल ले लिया। तो इसका अनुवाद अब जब करोगे, तो जो भावना है इसकी वो अलग अलग प्रभाव डालेगी। इसी प्रकार जो कवि हैं या तुलसीदास जी हैं, उनकी जो कविता है, वो विदेशी भाषाओं में नहीं है, अनुवाद करने के बाद जो उनके भाव हैं, लय है, वो दोनों नहीं है, इसके भाव और लय को लाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। फिर आता है काव्यानुवाद के लिए आवश्यक गुण क्या हैं? तो दोनों भाषाओं का गहन अध्ययन या ज्ञान होना चाहिए। है ना? साहित्यिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, छंद अलंकार का ज्ञान होना चाहिए, रचनात्मक अ, क्षमता होनी चाहिए और सांस्कृतिक समझ होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है काव्यानुवाद। मैं बता रहा हूँ, जैसे इसके अंदर जो पढ़ा है ना आपने, वही चीज़ इसके अंदर पढ़ने के बाद आपने इसके बीच में नहीं अंतर भी आता है, तो अंतर आप पढ़ सकते हैं। या तो इससे पुरानी वाली वीडियो है ना, उसको देखना उसके अंदर इन दोनों के बीच के अंतर भी मैंने डिफाइन किए हैं। फिर आता है अब हम पढ़ते हैं काव्यानुवाद के बारे में कि इसका उद्देश्य बताओ भाई कि इसके अंदर क्या होता है। तो काव्यानुवाद का अर्थ एक भाषा की कवि कविता को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि उसके मूल भावों और रसों, सौंदर्यों, संदेशों की सुरक्षा रहे और काव्यानुवाद केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं चाहता, है ना? बल्कि कलात्मक
प्रकृति भी चाहता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि कविता की आत्मा को दूसरी भाषा के पाठकों को तक पहुँचाए। मतलब मान के चलो कि तुलसीदास जी ने अपनी कविता के द्वारा कुछ कहना चाहते हैं और उसको मैं अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करूँगा ना और उसके भावों को जब अगर मैं बचा लूँगा या जो कवि कहना चाहते हैं, जो भी जताना चाहते हैं, वो चीज़ उन लोगों तक पहुँच जाए, जो दूसरी भाषा वाले हैं, तो इसका मतलब मेरा जो अनुवाद है ना, वो सफल रहा है। तो वो क्या कहेंगे? काव्यात्मक अनुवाद, जो कविताओं को दूसरी भाषा में। काव्य से क्या आ गया हमारा? कविता, ठीक है? और इसके अंदर जो सबसे ऊपर हमने पढ़ा था इसके अंदर भी काव्यात्मक में क्या थी? चुनौतियाँ। इसमें चुनौतियाँ थी, इसके अंदर क्या है? जो हम क्या कहते हैं अनुवाद करते हैं उसकी पद्धतियों का वर्णन करना है, ठीक है? फिर आता है कि काव्यानुवाद के उद्देश्य क्या है? साहित्य का प्रकाश मतलब जो साहित्य है ना उनका प्रसार करना, सॉरी प्रकाश कह रहा हूँ, प्रसार करना मतलब उनको उनके पाठकों को बढ़ाना। संस्कृति का आदान-प्रदान करना कि दूसरी संस्कृति को जानना, पहचानना। ज्ञान का विस्तार होता है इससे कि समझ आती है कि कवि क्या कहना चाहता है, या दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं। राष्ट्रीय एकता और सुंदरता बढ़ती मतलब मान के चलो कि एक राष्ट्र की हम कहानी अगर पढ़ते हैं, मान के चलो कोई मतलब बाहर के लोग हमारे यहाँ देश के गाने गाते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है कि हमारे देश के गानों को वो जानते हैं। तो इससे क्या बनती है? एक दोस्ती बनती है ना, तो एक राष्ट्रीय एकता भी बढ़ती है इससे कि अलग-अलग राज्यों के बारे में अगर किसी इंसान को जानकारी है तो की एक अच्छी इमेज बनती है। मानवीय मूल्यों का प्रसार होता है कि जो प्रेम, शांति, करुणा, भाईचारे जैसी जो चीज़ें हैं वो उनका प्रसार होता है। साहित्यिक प्रेरणा देना कि अनेक भाषाओं में कवि जो लिखते हैं मतलब मान के चलो अनेक अनेक भाषाओं में कवियों ने कुछ कहा है, तो उससे जो छोटे बच्चे हैं या हम जैसे नौजवान हैं उनके जो साहित्यिक हम पढ़ते हैं पुस्तकें, तो उससे हमारे क्या विकास होता है? हमारा दिमाग का विकास होता है, प्रेरणा हमें मिलती है कि भाई साहब हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो वो चीज़ हो गया। अनुवाद की प्रमुख पद्धतियाँ क्या है? तो पहला है कि शब्दानुवाद है, कि शब्दों को ए टू जेड मतलब जो भी लिखा हुआ है ना उसको अ, सेम टू सेम लिख देना और भावों का पता ना चलना, वो हो गया। भावनात्मक है जिसमें भाव पता चलते हैं, वही ऊपर वाला ही है, उसके बारे में बताना है। स्वतंत्र अनुवाद की अपनी मन की बातों को भी लिख सकते हैं उसके अंदर मतलब अपनी शैली में, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। रूपांतरण मतलब कि मान के चलो मूल कविता के विचारों को लक्ष्य भाषा में परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तुत करना, जो भी उनकी परिस्थिति थी, जो भी उनके लक्ष्य थे, जो भी वो बताना चाहते थे, उसके अंदर करना, तो वो रूपांतरण हो गया पद्धति, है ना? छायानुवाद हो गया, इसमें मूल रचना की छाया या भाव को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है कथा। जैसे साहित्यिक या गद्य हो गए, साहित्य के अनुवाद की चुनौतियों पर प्रकाश डालना। जो ऊपर पढ़ा था ना वही इसके अंदर लिख देना, मैं बता रहा हूँ, सेम टू सेम ही आएगा इसके अंदर भी। जैसे कथा और उसको साहित्य जो होता है उसको लिखने में, अनुवाद करने में कौन-सी चुनौती आती है, तो सेम टू सेम ही तो है कि पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि कथा साहित्य और गद्य साहित्य में कहानी, उपन्यास, निबंध और स्मरण करना या जीवनी के बारे में लिखना, ये सब शामिल होता है ना? और अनुवाद केवल भाषा परिवर्तन नहीं होता, बल्कि लेखक की शैली, भाव और उद्देश्यों को समझाना होता है दूसरी भाषा में, है ना? यही चीज़ इसके अंदर लिखी है। इसके कारण गद्य और साहित्य का अनुवाद में काफ़ी सारी चुनौतियाँ आती हैं, इन चीज़ों को करने में। तो क्या चुनौती आती है? पहला है भाषा शैली की समस्या आती है कि हमें पहले भाषा जो अनुवादक है उसको भाषा वो शैली का पता होना चाहिए, किस शैली में वो बोल रहा है। उस भाषा की संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए या उस भाषा जिस भी भाषा के बारे में पढ़ रहा है उसके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, रीति-रिवाज के बारे में पता होना चाहिए। मुहावरों और लोक जैसे मान के चलो कि जो भी मुहावरे हैं उसके या जो भी अलंकार है, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो भी हमारे रूपक अलंकार, है ना? या अलग-अलग जो ऊपर हमने पढ़े थे टाइप के अलंकार जो होते हैं, उन अलंकारों के बारे में पता होना चाहिए, मुहावरों के बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो समस्या होती है जब हम वो करते हैं उसका अनुवाद, है ना? पत्रों की भाषा जैसे विभिन्न पात्रों की भाषा है सॉरी, पात्रों की भाषा जैसे विभिन्न पात्र अलग-अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं। जैसे मान के चलो एक पिक्चर के अंदर गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल या कन्नड़ ऐसे करके काफ़ी सारे लोगों को दिखा दिया जाता है। तो उसकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, है ना? भाषा बोलते हैं, उनके व्यक्तित्व और अनुरूप भाषा को बनाए रखना कठिन होता है। जैसे मान के चलो कि आपने स्पाइडरमैन देखी होगी, आप बाहर कंट्री की कोई सी भी मूवी देखी होगी,
तो वो तो अलग भाषा में बात कर रहा है ना। तो आप जब उसको हिंदी में डब करके देखते हैं, तो आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है ना कि सेम टू सेम भाई वही बोल रहा है। ऐसा तो है वो ऐसा लगता है नहीं कि वो अंग्रेजी में बोल रहा है, ऐसा लगता है हिंदी में बोल रहा है। तो वो एक अच्छा अनुवादक कहलाता है जो वो चीज़ को सही कर पाता है या रख पाता है। तो पात्रों की भाषा वही हो गई जो अलग-अलग प्रकार के लोग बोलते हैं एक ही उसके अंदर, जिनकी भाषा होती है अलग-अलग, तो वो है ना? भावों की अभिव्यक्ति कि लेखक के भाव, संदर्भ और उद्देश्य को सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है उनके लिए। शब्दों की बहु अर्थात मतलब मान के चलो कि शब्दों के नहीं काफ़ी सारे अर्थ होते हैं, जिनका जानकारी रखना कठिन होता है ना? हास्य और व्यंग्य मतलब मान के चलो काफ़ी बार नहीं आप कहानी के किस्सों और पिक्चरों में, मूवीज़ में देखते हो कि किसी पे नहीं व्यंग्य लिया जाता है या हास्य हँसने मतलब काफ़ी सारी हँसने की बातें या चुटकुले मारे जाते हैं, तो उसको सेम टू सेम बताना किसी और भाषा में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, वो चीज़ हो गया। समय और स्थान पर भी प्रभाव पड़ता है, मतलब मान के चलो कभी-कभी तो किसी उसको अनुवादक को ये कह दिया जाता है कि आप पे बहुत समय आप कभी भी इसको क्या कहते हैं अनुवाद कीजिए। लेकिन एक होता है मौखिक अनुवाद आपने देखा होगा कि कब कई बार नेता लोगों के पास नहीं अनुवादक होते हैं, बगल में खे खड़ा हुआ आदमी, वो उनकी भाषा मतलब नेताओं की भाषा सुनते हैं और अपने लोगों की भाषा में उनको बताते हैं, है ना? तो वो चीज़ हो गया कि स्थान के हिसाब से भी प्रभाव पड़ता है कि कौन से स्थान पे आप अनुवाद कर रहे हैं। चुनौतियों का समाधान क्या है कि दोनों भाषाओं का गहन अध्ययन होना चाहिए, संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, है ना? शब्दकोश और संदर्भ और पुस्तकों का उपयोग कर सकता है और पुनरीक्षण और संपादन का उपयोग कर सकता है और भावानुवाद की पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। तो सॉरी थोड़ा नहीं मैं ज़्यादा देर तक बोल रहा हूँ ना देखो, काफ़ी देर तक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो मैं बोले जा रहा हूँ तो थोड़ा नहीं है वही है कि ज़ुबान थक जाती है तो बोल नहीं पाती है, वो चीज़ हो गया। तो फिर आता है कि प्रशासनिक भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट करना है। प्रशासनिक भाषा कौन-सी होती है? तो प्रशासनिक भाषा वही हो गई जो नेतागिरी वाली भाषा होती है, कौन-सी? सरकारी कार्यालयों में जो काम कराए जाते हैं, पत्र होते हैं, नेता लोगों के भाषण होते हैं या कोई भी सूचना होती है, आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, अनुवाद करना ही प्रशासनिक अनुवाद कहलाता है। ये इसका वो हो गया, है ना? प्रस्तावना। प्रशासनिक भाषा वह भाषा जिसके प्रयोग सरकारी कार्यों जैसे कार्यालयों, है ना, विभागों, न्यायालयों तथा प्रशासनिक संस्थाओं में किया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना, आदेश और निर्देशों को स्पष्ट करना होता है आम लोगों के लिए, है ना? प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना, ठीक है? मैंने बताया ना आम लोगों को बताना, यही चीज़ होता है। इसके अंदर प्रशासनिक भाषा के प्रमुख विशेषता क्या होगी? पहला है स्पष्टता, जो सरकार ने नियम लाए या कानून लाए, उनको अच्छे से लोगों को समझाना कि प्रशासनिक भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसका अर्थ आसानी से लोगों को समझ आ जाए, है ना? या जो भी लोगों को भेजा जा रहा है वो समझ आ जाए। शुद्धता होनी चाहिए इसमें व्याकरण, वर्तनी, वाक्य, संरचना मानिए शुद्धता होनी चाहिए, समझ आना चाहिए लोगों को आसानी से, वो चीज़ हो गया। संक्षिप्तता होनी चाहिए कि अनावश्यक शब्द मान के चलो कि अलंकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि मुश्किल शब्द डाल दो और लोगों को पता ही ना चले। कोई हास्य थोड़ी हो रहा है यहाँ पे कि आप अलंकार डाल दो या कोई रचना थोड़ी ही लिख रहे हैं। ये सरकारी काम है जिसके अंदर आसान भाषा होनी चाहिए। शब्दों के अधिक अर्थ व्यक्त किया जाता है इसके अंदर। फिर आता है कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए कि प्रशासनिक भाषा में जो व्यक्तिगत भावनाओं या कल्पनाओं के लिए स्थान नहीं होता है, कि कोई भी भावनात्मक बातें नहीं होती इसके अंदर। औपचारिक भाषा चलती है ना? कि इसमें औपचारिक और जो क्या कहते हैं मर्यादा वाली शब्दावली होती है ना कि रिस्पेक्टेड सर, है ना? डियर सर नहीं चलता इसके अंदर, रिस्पेक्टेड सर चलता है। लोगों को क्या कहते हैं आप रिस्पेक्ट दियो, ऐसी औपचारिक भाषा चलती है, अनौपचारिक भाषा नहीं चलती है। तो वो चीज़ हो गया। फिर होती है कि एक एकरूपता सरकारी कार्यों में एक समान शब्दावली और शैली का उपयोग किया जाता है। फिर आता है कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कि प्रशासनिक भाषा में नहीं है, निश्चित अर्थ वाले तकनीकी और प्रभावशाली या प्रभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है ना? पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है सॉरी, है ना? प्रभावशालीता क्या होती है कि आदेश, निर्देश या सूचना जो भी होती है ना, ऐसी होनी चाहिए या ऐसी शब्दावली होनी चाहिए जिसका पता होना चाहिए मतलब पता चल जाए लोगों को, सही पालन किया जा सके। मान के चलो कि अब नेता लोगों ने कह दिया
कल से नहीं है, ये नियम है कि ओड इवन लागू कर रहे हैं कि ये गाड़ी चलेगी और ये नहीं चलेगी। तो डे के हिसाब से निर्धारित कर दिया। तो उसके अंदर ये थोड़ी किसी नेता के अब वो थोड़ी चलेगा इसमें भावना कि मुझे बहुत दुःख होता है कि हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन है तो हम ओड इवन लागू कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी बोलेगा। उसके अंदर पूरे के पूरा नियम लिखा होगा, है ना? तो वो बिल्कुल सरलता, स्पष्टता, है ना? तथ्य पूरा होना चाहिए उस भाषा का। तो जिस भाषा में हम क्या कहते हैं अपने ये प्रशासनिक भाषा का यूज़ करते हैं। तो सरलता क्या है इसके अंदर कि ये है कि भाषा ऐसी हो कि समान व्यक्तियों को भी ये आसानी से समझ आ जाए। तटस्थता होनी चाहिए इसके अंदर क्या प्रशासनिक भाषा में पक्षपात और व्यक्तिगत विचारों का स्थान नहीं होता जो हमने ऊपर पढ़ा। प्रशासनिक भाषा का महत्व क्या होता है? प्रशासनिक कार्यों में सुचारू होती है ये, है ना? भ्रम और गलतफ़हमियाँ कम होनी चाहिए इसके अंदर, इसलिए हम भावनाओं को जगह नहीं देते इसके अंदर। सरकारी नीतियों को जनता तक पहुँचाना होता है कि जनता को समझ आए अच्छे से है ना? कार्यालय या कार्यों को एकरूपता बनाए रखती है कि उसके अंदर कोई भावना नहीं है या कोई और जैसे अलंकार-वलंकार हम नहीं रखते तो लोगों को आसानी से समझ आती है, स्पष्टता समझ आती है। अब कोई मुहावरा कोई बोल दे नेता या कोई भी नियम में मुहावरा लिख दे तो किसी को ये थोड़ी है पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि उसको ये उसका अर्थ पता ही हो। तो वो चीज़ हो गया। फिर आता है कि प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता और प्रयोगिता का विवेचना कीजिए कि जो भी क्या कहते हैं उपयोगिता क्यों है? प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की उपयोगिता क्यों है ना? महत्वपूर्ण क्यों है? तो भारत एक बहुभाषीय देश है, जहाँ विभिन्न भाषाएँ बोली जाती है। ऐसी स्थिति में सरकारी योजनाओं, आदेशों, नीतियों को सभी नागरिक तक पहुँचाने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसे मान के चलो प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता क्यों होती है? बहुभाषीय समाज है इसलिए होती है कि काफ़ी सारी भाषाएँ बोली जाती है और हर एक भाषा में अनुवाद होगा तभी तो लोगों को समझ आएगी। है ना? राजभाषा की नीति का पालन जैसे मान के चलो हिंदी भाषा मैंने बताया कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और जो उसकी सहायक भाषा अंग्रेजी है। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी ज़रूरी थोड़ी पूरे भारत में हर एक इंसान को आए। तमिल वालों को तमिल आती है, कन्नड़ वालों को है ना? कन्नड़ आती है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी राज्य हैं जिनमें हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती है। उन लोगों की भाषा में अनुवाद करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है कि जनसंपर्क स्थापित होता है इससे कि जो सरकारी योजनाएँ होती है ना, वो जनता तक अच्छे से पहुँच पाती है और जनता की जो बातें हैं, वो सरकार तक पहुँच पाती है, संवाद के द्वारा, तो जनसंपर्क अधिक बढ़ता है। प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता क्या होती है कि विभिन्न विभागों के दस्तावेज़ों में समानता बनाए रखने और अनुवाद सहायक होता है। मान के चलो कि किसी भी कार्यालय में नहीं है, कोई दस्तावेज़ रखा है, तो वो एक समान भाषा में रखा होगा। जो सरकारी भाषा होते हैं ना, उसके अंदर लिखा होगा जिससे नहीं है, कभी भी किसी और राज्य को उसकी ज़रूरत पड़े या केंद्रीय सरकार को ज़रूरत पड़े, तो वो समझ सके कि उसके अंदर क्या लिखा है। तो इसलिए प्रशासनिक भाषा प्रशासनिक अनुवाद की ज़रूरत होती है। प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की उपयोगिता क्या है? तो ये 2 प्रकार है जैसे सरकारी आदेश का प्रसार होता है, इससे जो भी सरकार के नियम होते हैं, आदेश होते हैं, वो लोगों तक और आसान भाषा में पता चलते हैं। न्यायिक कार्यों में सहायता होती है ना? कानूनी दस्तावेज, निर्णयों को अनुवाद के करने के बाद आपको अच्छे से सरलता से पता चलता है। शिक्षा और प्रशिक्षण में सहायता मिलती है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण में अनुवाद प्रयोगी सिद्ध होता है। नागरिकों की या सुविधा बढ़ती है, जैसे लोग अपनी भाषा में सरकारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा मिलता है, जैसे अनुवाद विभिन्न भाषाओं में समुदायों को जोड़ के रखता है ना? लोकतंत्र को मजबूत बनाता है कि जब जनता अपनी भाषा में सरकारी सूचना समझती है, तब उसकी भागीदारी बढ़ती है। फिर उसके बाद आता है कि प्रशासनिक पत्राचार का अर्थ क्या होता है? प्रशासनिक पत्राचार क्या होता है? पत्र क्या होता है? जो भी सरकारी आदेश होते हैं, उनको पत्राचार कहते हैं। उसका अर्थ क्या है? स्वरूप क्या है? प्रकार बताने हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था को रुक जाओ 1 मिनट। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न कार्यालयों, विभागों और अधिकारियों के बीच निरंतर लिखित संचार की आवश्यकता होती है। इसी लिखित संचार को प्रशासनिक पत्राचार कहा जाता है। प्रशासनिक पत्राचार शासन और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है।
जिसके माध्यम से आदेश, निर्देश, सूचना और निर्णय एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाए जाते हैं। फिर आता है कि प्रशासनिक पत्राचार का अर्थ क्या होता है? प्रशासनिक पत्राचार का प्रशासनिक कार्यों से संबंधित पत्राचार सूचनाओं, आदेशों, प्रतिवेदनों और कार्यों और दस्तावेजों के आदान-प्रदान को प्रशासनिक पत्राचार कहा जाता है ना? इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और स्पष्ट और प्रभावी बनाने में सहायता करता है। मतलब प्रशासनिक पत्राचार से आपको क्या दिखता है कि वो नहीं लिखित होता है। लिखित कार्य में काम होता है जिसके अंदर दूसरे राज्य की भाषा को है ना केंद्र समझ सके या केंद्र की भाषा में ही वो राज्य समझ सके ताकि वो काम जो है ना वो आसानी तरीके से हो जाए, दस्तावेजों के द्वारा किया जा सके। प्रशासनिक पत्राचार के स्वरूप क्या होते हैं? तो इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए। इसमें तथ्य, सूचना को मुख्यतः दी जाती है कि जो भी तथ्य और सूचना है ना जो देनी है, वो ज़रूरी होती है। इसके अंदर भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली होनी चाहिए, है ना? इसमें व्यक्तिगत भावनाओं और कल्पनाओं के लिए स्थान नहीं होता है, मैंने जो ऊपर बताया था। इसमें निश्चित प्रारूप और नियमों का पालन किया जाना चाहिए और इसकी भाषा शुद्धता, तटस्थता और मर्यादित होनी चाहिए, है ना? और प्रशासनिक पत्राचार लिखित प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जिसके अंदर आप जब आपको पता होगा कि काफ़ी बार सरकार के ऊपर व्यंग्य जब होता है या जनता जब कहती है सरकार को, तो वो किस आधार पे कहते हैं? किसी लिखित दस्तावेज के आधार पे। जो सरकार हमें लिखित दस्तावेज देती है ना कि आज से ये नियम माना जाएगा, तो वो एक लिखित होता है। तो उसी के ऊपर या उसी को लेके इंसान क्या कहते हैं किसी भी उसमें जा सकते हैं कोर्ट कचहरी में, देखा है ना? प्रशासनिक पत्राचार के कार्य या प्रकार क्या होते हैं? तो प्रशासनिक पत्राचार के प्रकार, पहला होता है कि कार्यालय ज्ञापन, जैसे कि का कार्यालयों के बीच सूचना का आदान-प्रदान आसान हो जाता है इससे, है ना? परिपत्र होता है कि एक ही सूचना अनेक व्यक्तियों और जैसे मान के चलो कि मैंने नहीं एक ईमेल लिखा, अब मैंने उसमें हर एक किसी की नहीं ईमेल डाल दी और मैंने सेंड कर दिया, तो वो एक ही पत्र था जो सभी को सेंड कर दिया एक जैसा, जिससे मेरी इन्फॉर्मेशन हर किसी को पहुँच गई, तो उसमें सर्कुलेट हो गया, तो उससे आसान होता है। अधिसूचना, है ना? नोटिफ़िकेशन के द्वारा कि सरकारी निर्णयों और नियमों को औपचारिक घोषणा के द्वारा आप कर सकते हो, जो लाना है आपको नियमों को लाना है जब वास्तव में, है ना? फिर आता है प्रेस रिलीज़ कि विज्ञापन कर सकते हो, जनता को महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए जारी कर सक है ना? जारी की जाती है ये सब। अनु स जैसे मान के चलो इसके अंदर है ना जो ऊपर वाला है, इसके अंदर ये है कि न्यूज़पेपर के अंदर सरकार छपवा देती है, जो भी नियम कानून लाने होते हैं, वो सरकार को जनता को पहले ही बता देती है। तो वो चीज़ हो गया। रिमाइंडरिंग हो गया कि पहले से कि किसी कार्य को याद दिलाने या शीघ्र कार्रवाई के लिए भेजा जाता है ये सब जो भी हम भेजते हैं, है ना? रिपोर्ट बनाते हैं कि किसी कार्य या घटना की जाँच और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए हम करते हैं पत्र और आवेदन कि हमें जैसे आवेदन करना है कि हमारे यहाँ की भाई नाली भरी रहती है, यहाँ पे किसी कर्मचारी को भेजो और इसको सही कराओ। तो ऐसे करके आप आवेदन कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, तो औपचारिक तरीके से तो होता है वो कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर मुझे आज मैं बीमार हूँ, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, ऐसे करके। फिर आ गया कि पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ और उपयोगिता एवं अभिलक्षण पर प्रकाश डालना है, ठीक है? जैसे कि प्रत्येक ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, प्रशासनिक और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिनकी निश्चित सीमाएँ और अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को परिभाषित शब्द कहा जाता है, पारिभाषिक शब्द कहा जाता है और इन शब्दों का समूह को परिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। तो देखो, जो मुश्किल शब्द होते हैं ना या जिनके क्या कहते हैं अर्थ निश्चित होते हैं, निश्चित मीन्स एक ही अर्थ होगा उसका और कोई अर्थ होगा ही नहीं। उसको कहते हैं परिभाषिक जो शब्द होते हैं और शब्दों का जो क्या कहते हैं श्रेणी होती है, उसको शब्दावली कहते हैं, परिभाषिक शब्दावली। उन सब की जो श्रेणी होती है या काफ़ी सारे वर्ड होते हैं उनको परिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। परिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या होता है? तो किसी विशेष विषय, विज्ञान, कला, तकनीक या प्रशासन में प्रस्तुत ऐसे शब्द जिनके निश्चित और विशिष्ट अर्थ होता है, जिन्हें पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान के चलो संविधान है या लोकसभा है या कंप्यूटर है ना?
सॉफ्टवेयर हो गया, तो इनका कोई और मतलब नहीं होता। तो इनका एक जो मतलब है ना वो निश्चित है, तो वो चीज़ हो गया, कोई और अर्थ नहीं होता इनका। तो इसी को कहते हैं क्या, परिभाषिक। और परिभाषिक की काफ़ी सारे शब्द मिल जब पारिभाषिक बहुत सारे शब्द हमें मिल जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाती है क्या, श्रृंखला, या जैसे मान के चलो परिभाषिक शब्दावली। ठीक है। परिभाषिक शब्दावली की उपयोगिता क्या होती है, तो ज्ञान विज्ञान के विकास में सहायता प्रदान करता है। विज्ञान और तकनीकी की जटिल अवधारणाओं जैसे अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायता मिलती है इससे। प्रशासनिक कार्यों में उपयोगी होता है कि सरकारी कार्यों में एक रूपरेखा और स्पष्टता बनाए रखता है ये। शिक्षा और अनुसंधान में सहायता करता है। फिर आता है कि अनुवाद कार्य में उपयोगी है ये। भाषा के विकास में सहायता करता है ये। अलग-अलग भाषाओं को, अलग-अलग शब्दों को जानने में मदद करता है। पारिभाषिक शब्दावली के अभिलक्षण क्या है कि निश्चित अर्थ होता है इसका, कोई और अर्थ नहीं निकलेगा। स्पष्ट इसमें स्पष्टता होती है कि इन शब्दों में नहीं है, जैसे कि मान के चलो भ्रम या भ्रम की संभावना कम होती है, क्योंकि एक ही शब्द है ना, तो नहीं है, पता चल जाता है कि नहीं है कौन से शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि एक अर्थ है तो एक ही पता चल गया। फिर आ गया कि एक रूपता होती है इसके अंदर की, एक ही शब्द का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता है। संक्षिप्तता होती है इसके अंदर कि ये शब्द कम शब्दों वाले जैसे मान के चलो कि काफ़ी एक बात लिखी हुई है काफ़ी बड़े उसमें, है ना? लेटर में, बट उसका एक अर्थ एक ही शब्द में निकल जाता है, तो वो चीज़ हो गया कि संक्षिप्त होता है। फिर आ गया कि विषय विशेष से संबंधी होता है कि इनका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या विषय में किया जाता है। मानवीकरण है कि इन शब्दों का निर्माण निश्चित नियमों के आधार पे किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि भारत जैसे बहुभाषीय राष्ट्र में अनुवाद की भूमिका पर निबंध लिखना है। एक निबंध ही लिखने को कह दिया हमें, तो तब भी क्वेश्चन का आंसर हम सब उसमें देंगे पॉइंट्स में, ठीक है? ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ में दे दोगे निबंध बोला है तो। कि भारत विश्व के सबसे बड़े बहुभाषीय देशों में से एक है। ये सैकड़ों यहाँ पे नहीं है, सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती है और भाषाई विभिन्नता भारत के अंदर नहीं है, और संस्कृति पहचान अलग-अलग है। लेकिन यही विभिन्नता संचार की दृष्टि से चुनौती भी प्रस्तुत करता है। मान के चलो कि जिसमें नहीं भिन्नता है, मतलब भाषा में इतने सारे भाषा बोलते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो चुनौती आएगी ना। तो उसमें अनुवाद करने की चुनौती एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है इसके अंदर, कि ऐसी स्थिति अनुवाद विभिन्न भाषाओं के बीच में से सेतु का कार्य भी करता है। मान के चलो कि भारत में अनुवाद की भूमिका क्या है, कि राष्ट्र की एकता बढ़ाता है, कि राष्ट्र के अलग-अलग भाषाओं में सेम मतलब उनकी भाषा में जब प्रदान किया जाता है किसी चीज़ को, तो उससे राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, संस्कृति का आदान-प्रदान होता है। मतलब साउथ वालों के बारे में नॉर्थ को पता चलता है, नॉर्थ वालों को साउथ के लोगों को पता चलता है उनके बारे में, है ना? ज्ञान और शिक्षा का प्रसार होता है इससे। प्रशासनिक कार्यों में सहायता मिलती है, साहित्यिक विकास होता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में काम आता है, विज्ञान तकनीकी में विकास होता है ना? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मतलब योगदान देता है ये, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनता है ये। अनुवाद की चुनौतियाँ क्या है? तो पहला है भाषा में भिन्नता है काफ़ी सारी, पारिभाषिक शब्दों की कमी है ना? काफ़ी सारे अर्थ निकल जाते हैं, तो वो चीज़ भी है, मुश्किलें आ जाती है उसमें। सांस्कृतिक भिन्नता भी है यहाँ पे, और कुशल अनुवादकों का अभाव है, मतलब मान के चलो अनुवादकों की कमी है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमने देखी। यहाँ से देखा हमने मतलब 10 नंबर वाले क्वेश्चन, जो जितने बड़े मैंने लिखे हैं उतने बड़े आप लिख लेना। याद करना, अच्छे से याद करना कि कैसे याद, मतलब किस तरीके से मैंने पढ़ाया है। याद अगर ना हो पाए तो दोबारा वीडियो को देखना, ठीक है? ऐसा करना। काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है ये, है ना? मुझे भी पता है, लेकिन ये मैराथन है तो हमें देखो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? और जो मैंने यहाँ पढ़ा है ना, सारे के सारे नहीं है, आपको ना यहाँ मिलेंगे। अब मैंने देखो 15 नंबर वाले 15 क्वेश्चन बता दिए 10-10 नंबर वाले। तो अब आपका एक काम बनता है कि पीवाईक्यू 2025 के पीवाईक्यू में आप देख सकते हो। तो मैंने जो आपको पढ़ाया था पहला क्वेश्चन, अनुवाद को स्पष्ट मतलब स्वरूप स्पष्ट करना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही जो हमने पढ़ा था वही क्वेश्चन इसके अंदर भी है। वो चीज़ हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, जो भी हमें बताना था कि उसको स्पष्ट करना है, जो उसका स्वरूप है उसको स्पष्ट करना है। बैंकिंग अनुवाद क्या होता है? बैंकिंग अनुवाद सबसे आसान बात है, जो मैंने आपको बताया कि जो भी आपका वो है ना प्रशासनिक भाषा, ऐसी बैंकिंग भाषा होती है जिसके अंदर चेक, पासबुक, क्रेडिट कार्ड, ट्रांज़ैक्शन ऐसे करके काफ़ी सारे वर्ड होते हैं, जिसका यूज़ कहाँ होता है? सिर्फ़ बैंक में होता है।
तो बैंक की जो भाषा होती है उनकी अलग ऑफ़िशियल भाषा होती है, उसी को बैंकिंग अनुवाद कहते हैं, ठीक है? वो चीज़ के बारे में है इसके अंदर, जिसके अंदर जैसे बैंकिंग अनुवाद की विशेषता क्या होती है, भाषा सरल और स्पष्ट होती है ना? अर्थ में भ्रम नहीं होता कि जैसे हम मान के चलो कैशियर कह रहा है कि कैश लेके आओ, तो कैश का मतलब क्या होता है? पैसे लेके आओ, तो वो चीज़ हो गया। तकनीकी शब्दों का सही प्रयोग होता है इसके अंदर, अनुवाद सटीक होता है और विश्वसनीय होता है। कानून और वित्तीय शब्दों का सही उपयोग होता है इसके अंदर, ठीक है? चुनौतियाँ बस ये होती है कि कठिन तकनीकी होती है इसके शब्दावली में और ऐसे शब्द कई कोई अर्थ नहीं होता। जैसे ऐसे एक शब्द के कई अर्थ होने के कारण भी इसमें वो होता है। समय पर सही अनुवाद उपलब्ध नहीं होता तो उसमें भी थोड़ी कमी होती है और विभिन्न भाषाओं में समान अर्थ मिलने पर मतलब विभिन्न भाषाओं में समान अर्थ बनाए रखने पड़ते हैं। वो चीज़ हो गया। तो यही चीज़ है। फिर इसका मतलब मान के चलो तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अनुवाद का पुनरीक्षण मैंने अभी-अभी बिल्कुल बताया। बिल्कुल सबसे नीचे वाले में मतलब नीचे वाले से थोड़ा-सा ऊपर में आप जाएँगे शायद 7वाँ 8वाँ क्वेश्चन है। उसके अंदर सेम टू सेम इसके बारे में जानकारी दी गई है जो मैंने नीचे पढ़ाया था कि उसकी भाषा में उसकी वर्तनीय अर्थ और व्याकरण को सहेज के रखना, सँभाल के रखना ही पुनरीक्षण कहलाता है ना? फिर आता है कि आपको आपका चौथा क्वेश्चन है कि क्या साहित्यिक अनुवाद संभव है? तो लो ये भी हमने पढ़ा है अभी साहित्यिक अनुवाद क्या होता है? कहानी, काव्य, गद्य, है ना? ये किसी भी चीज़ के बारे मतलब जो भी साहित्यिक है, उनका अनुवाद करना संभव तो है ना? कि हम संभव तो है, लेकिन थोड़ी मुश्किलें आती है, तो इसके अंदर मुश्किलें भी डाल देना। इसके अंदर पता है क्या करना है? 350 शब्द मैंने इसलिए लिए हैं वैसे तो आपको 200 शब्दों में लिखना होगा लेकिन 350 शब्द इसलिए ताकि आप इसको पढ़ो ना जब पीडीएफ को, तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, को कुछ चीज़ें निकल जाती है तो इसलिए 350 शब्द मैंने लिखे हैं ये, है ना? तो वो चीज़ हो गया, सेम टू सेम सारे शब्द आ रहे हैं। नाटक के अनुवाद की चुनौतियाँ क्या आती है? लो, ऊपर वाले में जो चुनौतियाँ हैं वो इसमें लिख देना, आपका पूरा काम बन गया कि नाटक में क्या चुनौती आती है, कि अलग-अलग किरदार की अलग-अलग भाषाएँ हो सकती है, अलग-अलग भाषा हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, भाषाओं की अलग संस्कृति होती है। उनका जो ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि हर एक भाषा का ज्ञान होना एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। किसी इंसान को 10 भाषा आती है, लेकिन एक ऐसी भाषा तो होगी 11वीं भाषा तो ऐसी होगी जो उसको नहीं आती होगी या समझ ही नहीं आती होगी, वो चीज़ हो गया। फिर आता है छठा कि गद्य और पद्य में अंतर। देखो, ये जो मैंने नीचे बोला था कि गद्य और पद्य में अंतर बताना है ना? तो इसको अच्छे से पढ़ना जो मैंने मतलब नीचे पढ़ाया था ना जो आपने 15 क्वेश्चन्स में से बताया था, वही चीज़ है। देखो, सारे के सारे अभी मैच करें, 15 के 15 क्वेश्चन में से कोई ना कोई मैच कर रहा है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक जो ना मैच करे, है ना? पारिभाषिक शब्दावली, ये लो, जो शब्दावली के एक ही अर्थ होता है भाषा का एक ही अर्थ होता है, वो चीज़ भी आ गया, ये लो। सेम टू सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं भाई साहब, सेम टू सेम जिसे कहते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट नहीं है वैसे तो ये इसके बाद एक और है, प्रशासनिक पत्राचार। लो, बिल्कुल अभी नीचे पढ़ा है आपने प्रशासनिक पत्राचार क्या होता है उसके बारे में, ये भी आ गया। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्या? सबसे नीचे मिलता है कि अच्छा अनुवाद की विशेषता क्या होती है? तो अच्छा अनुवाद भी सेम टू सेम वही है, बस आपको थोड़ा ध्यान लगाना है, थोड़ा अपना दिमाग का यूज़ करना है। अच्छा अनुवाद क्या होता है? जिसमें भाव, स्पष्टता जैसे किसी कहानी का अगर आप कोई अनुवाद कर रहा है, तो उसके जो लेखक के भाव है, जो स्पष्टता है, पाठक जो कहना चाहता है ना? कवि की जो श्रेणी है, शब्दावली है, भाषा की शैली है या अलंकार का जो यूज़ कर रहा है, उन सभी को सुरक्षित रखना और किस जो पाठक है उस तक पहुँचाना और उसको लेखक के बारे में वही चीज़ें पता चल जाए, तो वो अच्छा अनुवाद कहलाता है। बस, उसके अलावा कुछ इसके अंदर लिखना ही नहीं है। तो ये हमारे 9 के 9 क्वेश्चन जो हमारे 2025 में पूछे गए थे, 10 पूछे गए थे, वैसे तो 9 ही मैंने लिखे हैं क्योंकि ये सबसे बड़े वाले थे। वो 5 नंबर वाले हम बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ें इसके अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो 2025 में नहीं आया। जो मैंने लिखा उसमें से ही 2025 में से सारे के सारे क्वेश्चन आए, रिपीटेड क्वेश्चन हो गए। देखा आप लोगों ने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 15 क्वेश्चन जो मैंने खुद से दिए हैं। तो ये पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री, वो भी कहाँ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको क्या कहते हैं ऐसे प्रोवाइड कराए कि जो 101% जिसे कहते हैं ना 101% मैच करना, ये चीज़ होती है कि इंसान के पढ़ने में, पढ़ाने में ये चीज़ का फ़र्क आता है। तो ध्यान से पढ़ना इस पीडीएफ को जो मैं दे रहा हूँ, इसके अलावा कोई और आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पढ़ते हैं, तो वो और भी अच्छा है आपके लिए, अगर इसको आप
3-4 बार भी नहीं कह रहा मैं, 5 बार पढ़ लेते हैं ना, तो आपको इतना अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आप ये बता दोगे कि उसका आंसर क्या है, या देखते ही बता दोगे। तो फिर आते हैं हम 5वें नंबर वाले पे, ठीक है? इसके अंदर है काव्यानुवाद क्या होता है? लो, ऊपर ही पढ़ा था काव्यानुवाद क्या होता है? काव्यानुवाद का अर्थ होता है कि किसी एक भाषा की जो कविता है या है ना कविता है वो दूसरी भाषा में जब हम प्रस्तुत करते हैं या उसको रचते हैं, तो उसके मूल भावों को, रसों को, सौंदर्य को, लय को, संदेश को सुरक्षित रखना काव्यानुवाद को अनुवाद मतलब काव्यानुवाद को अनुवाद का सबसे कठिन रूप माना जाता है क्योंकि कविता केवल शब्दों का समूह नहीं होती है कि शब्दों से मतलब सेम टू सेम वर्डों को नहीं रखना होता, उसके सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि कवि की कल्पना, भावना और कलात्मक अभिव्यक्तियों को सुरक्षित रखना होता है। इसलिए कविता का अनुवाद करते समय केवल शब्दों का परिवर्तन पर्याप्त नहीं होता है। अब आता है कि काव्यात्मक अनुवाद की विशेषता क्या है? तो पहला है कि मूल कविता के भावों की रक्षा करना होता है, कविता के रस और सौंदर्य को बनाए रखना होता है, लय, छंद, अलंकारों को ध्यान रखना होता है और मूल रचनाओं की जो आत्मा है ना, उसको सुरक्षित रखना होता है। पाठकों पर मूल कविता जैसे प्रभाव उत्पन्न करने होते हैं। काव्यानुवाद की चुनौतियाँ क्या होती है? तो प्रत्येक भाषा की अपनी अलग-अलग शैली होती है और छंद होते हैं। मुहावरों को अनुवाद करना कठिन होता है, संस्कृति संदर्भ दूसरी भाषा में करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और मूल कविता और संगीत को जो संगीतात्मक होता है ना, जैसे मान के चलो जो लय में चल रहा है, मैंने बताया ना जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग सुगर नो पापा, तो इसको अगर किसी और भाषा में करेंगे तो वो चीज़ उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है। महत्वपूर्ण क्यों है ये? तो विश्व में साहित्यिक जो वो है ना परिचय पर्याप्त होता है कि मान के चलो वो प्रसार बढ़ता है ना? संस्कृति और विचारों का आदान-प्रदान होता है, साहित्यिक चेतना का विकास होता है और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा मिलता है उसका। फिर आता है कि गद्यानुवाद क्या होता है? तो गद्यानुवाद ये होता है कि इसका अर्थ है कि गद्य मतलब साहित्य जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध जैसी जीवनी और संस्मरण जो होते हैं आदि का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। इसका उद्देश्य मूल रचना के विचारों को और भावों और शैली को सुरक्षित रखते हुए पाठकों तक पहुँचाना ज़रूरी होता है। गद्यानुवाद की विशेषता क्या है कि भाषा को स्पष्ट और सरल बनाना, मूल अर्थ और उद्देश्य की रक्षा करना, है ना? लेखक की शैली बनाए रखना और पाठक की जो समझ है और भाषा स्तर है, उसको भी ध्यान रखना। इसमें चुनौतियाँ क्या आती है तो संस्कृति जैसे अलग-अलग भाषा की अलग संस्कृति होती है, उसके बारे में मुहावरों और अलंकारों को, है ना? जिसके अंदर कुछ और लिखा है, मैं अलंकार बार-बार कह रहा हूँ, आपको लगेगा। लोकों की अ कतियो लोककितियो मतलब मान के चलो कि जो भी मतलब जो होता है ना कि वर्डों का अलग-अलग मेल होता है और जो समझना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, उसके बारे में लिखा हुआ है इसमें। तो इसलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो अपने मुँह से बोला। पत्रों की भाषा, जैसे मान के चलो जो पत्र है वो औपचारिक भाषा में लिखे जाते हैं, तो उसको है ना, पत्रों की भाषा और व्यक्तित्व को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है और मूल रचना की शैली को सुरक्षित रखना भी थोड़ा मुश्किल होता है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान और साहित्य का प्रसार करता है, विभिन्न देशों और भाषाओं की साहित्यिक उपलब्धियाँ बताता है या बनाता है अपनी जगह, है ना? शिक्षा अनुसंधानों में सहायता करता है। सांस्कृतिक एकता को मतलब संस्कृति एकता को विकास करता है या बढ़ाता है, वो चीज़ लिख सकते हो। कहानी का अनुवाद अब आता है कहानी का अनुवाद क्या होता है? तो पहला है कि कहानी जैसे साहित्य है कि किसी महत्वपूर्ण विधा जैसे कहानी, अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा की जो लिखित कहानी है वो दूसरी भाषा में जब प्रकाशित या प्रस्तुत की जाती है ना, उसमें कथन जैसे पात्र और वातावरण प्रभावी जो प्रभाव पड़ते हैं या जो समझाना चाहता है उसको सुरक्षित रखना भी होता है या वो मुश्किल होता है थोड़ा, है ना? लेकिन उसको सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? कहानी का अनुवाद। कहानी के अनुवाद की विशेषता क्या है? तो मूल कहानी का भाव की रक्षा करनी होती है। पात्रों और संवादों को प्रभावशाली बनाना होता है, भाषा को सरल और स्वाभाविक रखना होता है, मूल रचना और वातावरण को बनाना होता है और कहानी के अनुवादों की चुनौतियाँ क्या होती है? जैसे मान के चलो कि स्थानीय शब्दों का और मुहावरों
का अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल होता है, संस्कृति को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, हास्य और व्यंग्य को फिर से क्या कहते हैं अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल होता है और पात्रों की भाषा और व्यक्ति को बनाए रखना भी मुश्किल होता है। जैसे पात्रों की भाषा जो होती है ना और व्यक्तित्व जो होता है, उसको बनाना मुश्किल होता है। कहानी के अनुवाद का महत्व क्या होता है? तो विश्व साहित्य तक पहुँच संभव होती है, संस्कृति का आदान-प्रदान होता है, साहित्य समृद्धि होती है और विभिन्न समाजों, जीवन शैलियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो वही चीज़ें सेम टू सेम लिखी आ रही है, रिपीटेड आ रही है, ठीक है? फिर भी मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ, है ना? रिक्रिएशन क्या होता है? मैं रिक्रिएशन बता देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ो ही ना। 10 नंबर वाले 100% आ रहे हैं, तो 5 नंबर वाले ना पढ़ो। कई बार ऐसा होता है कि 10 नंबर वाले में से आपको नहीं आता है, 5 नंबर वाला आता है, तो आप 5 नंबर वाला तो लिखोगे, तो वो चीज़ हो गया, है ना? तो ये होता है सृजन ये होता है कि पुनःसृजन का अर्थ होता है कि किसी मूल रचना को दूसरी भाषा में जब आप लिख देते हो ना, तो फिर से उसी का अनुवादनीय उसकी जो उम, भाषा थी ना उसी में करना रिक्रिएशन कहलाता है। जैसे कि पुनर्सृजन का अर्थ किसी मूल रचना को दूसरी भाषा में केवल अनुवादित करना नहीं बल्कि उसके मूल भावों को, विचारों को, उद्देश्यों को बनाए रखते हुए उसे नई भाषा और संस्कृति के अनुरूप पुनः प्रस्तुत करना। इसमें अनुवाद केवल शब्दों और रूपांतरण नहीं करता बल्कि रचना को नए रूप और सृजित करता है। इसलिए इसे रचनात्मक अनुवाद भी कहते हैं। अच्छा सॉरी इसके अंदर रिक्रिएशन लिखा था मुझे लगा कि दोबारा वो करता है लेकिन इसका मूल अर्थ ये है कि सेम टू सेम वही है कि भाव, विचार और उद्देश्य को जो बनाए रखते हैं ना और उसकी संस्कृति को बनाए रखते हैं, उसी को कहते हैं पुनःसृजन मतलब कि रचनात्मक अनुवाद। रचनात्मक अनुवाद पूछ सकता है आपसे, पुनःसृजन क्रिएशन भी पूछ सकता है, ठीक है? ऐसा एक और है जिसके अंदर वो जो मैंने बताया था उसका अर्थ, ठीक है? फिर आता है पुनर्सृजन की विशेषता क्या होती है? मूल रचना के भाव और उद्देश्य को सुरक्षित रखता है ना? अनुवादक को रचनात्मक स्वतंत्रता मिलती है इसके अंदर। लक्ष्य भाषा और संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखना होता है इसमें। भाषा को स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाया जाता है। पाठकों का पर मूल रचना जैसे प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। पुनर्सृजन का महत्व क्या है? तो साहित्य की अधिक सरल और ग्रह बनाता है। जैसे मान के चलो मैं बताता हूँ इसको आसान भाषा में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो साहित्यिक जो हमारी साहित्यिक आधार पे जो लिखा है ना उसको सरल बनाए और क्या कहते हैं ऐसा ग्रह बनाए कि मतलब मान के चलो कि जो मुझे समझ आए, मैं ग्रहण कर सकूँ उसको। तो इस तरीके से कहानी का अच्छे से वो कर सके विस्तार कर सके, है ना? विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित कर सके, साहित्यिक रचनाओं को नए पाठकों तक पहुँचा सके और भाषा और साहित्य के विकास में योगदान देता है कि मतलब विकास होता है उसका कि लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, लोगों को पता चलेगा। पूर्ण सृजन के अनुवाद में अंतर क्या होता है? तो समान अनुवाद में शब्दों और अर्थों के समानता पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि पूर्ण सृजन में मूल रचना और आत्मा को सुरक्षित रखते हुए नए रूप को प्रस्तुत किया जाता है। सॉरी मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा क्योंकि बहुत देर से बोल रहा हूँ ना, 1 घंटे से ऊपर हो गया। फिर आता है कि अनुकूलन क्या होता है? तो ये होता है अनुकूलन का अर्थ होता है कि किसी रचना, विचार और सामग्री को दूसरी भाषा और संस्कृति परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत करना होता है। इसमें मूल रचना जैसे आवश्यक परिवर्तन किया जाता है ताकि वह नई परिस्थितियों और पाठकों के लिए अधिक उपयुक्त बन सके। अनुकूलन की विशेषताएँ क्या होती है? तो मूल विषय क्या होता है? मूल विषय उद्देश्य को सुरक्षित रखना होता है ना? भाषा शैली आवश्यक परिवर्तन जैसे भाषा शैली में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। स्थानीय संस्कृति और परिस्थितियों के अनुसार ही सामग्री को ढाला जाता है और पाठकों की आवश्यकता और समझ को ध्यान में रखा जाता है ना? अनुकूल और आवश्यकता क्या होती है इसके अंदर? तो संस्कृति में अंतर होने के कारण या कम करने के कारण जैसे मान के चलो सांस्कृतिक अंतर को कम करने के लिए किया जाता है अनुकूलन की आवश्यकता क्यों होती है? कि संस्कृति को थोड़ा
जो संस्कृति में अंतर है उसको कम कर किया जा सके, जटिल विषयों को सरल बनाया जा सके, बच्चों और विशेष वर्ग पाठकों के लिए सामग्री को तैयार किया जा सके, नाटक, फ़िल्म और साहित्य को नए रूप से प्रस्तुत किया जा सके। अनुकूलन का महत्व क्या होता है? तो साहित्यिक और ज्ञान को अधिक उपयोगी बनाना होता है, संचार को प्रभावित बनाना होता है, विभिन्न संस्कृतियों के बीच में समझ को बढ़ाना होता है और शिक्षा, मनोरंजन और मनोरंजन के क्षेत्र को अत्यंत उपयोगी बनाना होता है, मतलब आसान कर देना। कि अनुकूलन क्या होता है? जैसे कि ऐसी प्रक्रिया जो किसी रचना को नई मतलब परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर, मतलब खुद से बना के स्वतंत्र रूप से को आप आपकी क्रिएशन हो ऐसी कि समझ आए सबको और सबके दिमाग की हो जाए ऐसी-तैसी। हाँ, मज़ाक कर रहा हूँ। फिर आता है कि प्रशासनिक पत्राचार क्या होता है? वो जो हमने ऊपर पढ़ा कि प्रशासन के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसमें क्या कहते हैं, सरकारी जो विभाग होते हैं, कार्यालय होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके बीच में जो लिखित संचार चलता है, उसको प्रशासनिक पत्राचार कहते हैं, है ना? प्रशासनिक पत्राचार की विशेषता क्या होती है कि स्पष्ट और सरल होनी चाहिए भाषा, है ना? औपचारिक होनी चाहिए, उसके अंदर मर्यादित शैली होनी चाहिए, है ना? इसमें तथ्य और सूचना मुख्य होनी चाहिए, भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली होनी चाहिए और निश्चित प्रारूप और नियमों का पालन किया जाना चाहिए। प्रशासनिक पत्राचार के मुद्दे होने चाहिए, जैसे सरकारी आदेश और निर्देशों का आदान-प्रदान होना चाहिए, प्रशासनिक कार्यों में समन्वय स्थापित करना चाहिए और सूचनाओं का संचार करना चाहिए और कार्यालय कार्यों में लिखित अभिलेख तैयार होने चाहिए, मतलब मान के चलो जो लिखित पत्राचार होते हैं ना, उनका उपयोग होता है इसके अंदर प्रशासनिक पत्राचार में। लिखित चीज़ों का कार्य होता है, तो वो चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि प्रशासनिक पत्राचार के प्रकार क्या होते हैं? कार्यालय विज्ञापन होता है, प पारित पत्र होता है, जैसे पारिपत्र कह सकते हैं जिसे, अधिसूची होती है, अनुस्मारक होते हैं, है ना? प्रतिवेदन होता है और सरकारी पत्र होते हैं। फिर आता है कि महत्वपूर्ण क्यों है? प्रशासन को व्यवस्थित बनाने के लिए निर्णयों और लिखित प्रमाणों और जैसे उपलब्धियों को एक करने के लिए, या मान के चलो कि जो प्रमाण लिखित है उनको दिखाने के लिए कि हाँ भाई जो काम हो रहे हैं वो लिखित में हो रहे हैं, है ना? लोगों को भरोसा दिलाने के लिए, शासन और जनता के बीच संचार स्थापित करने के लिए। सरकारी पत्र क्या होते हैं? सरकारी पत्र ये होते हैं कि सरकारी कार्यालयों, विभागों और अधिकारियों के बीच आधिकारिक रूप से भेजे जाने वाले पत्रों को सरकारी पत्र कहा जाता है। इन मैं बताता हूँ, जो सरकार नहीं है, कोई भी काम करती है ना, वो पत्रों के द्वारा होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ें जब कोई भी ऑफ़िस में काम करते होंगे, तो वो ऑफ़िस में जब ऊपर से लेटर आता होगा, तो वो लिखित में आता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं है, एक ऐसा आदेश होता है जिसका हमें पालन करना ही करना होता है ना? या आदेश होता है, निर्णय होता है, जिसका आदान-प्रदान हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सरकारी पत्र की विशेषता क्या होती है? तो भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, औपचारिक शैली होनी चाहिए, विषय वस्तु और संक्षिप्त परक होनी चाहिए, जैसे लोगों को पता चले, निश्चित प्रारूप का पालन किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत भावनाओं का स्थान नहीं होता है इसके अंदर। सरकारी पत्र के मुख्य भाग क्या होते हैं? पत्र संख्या होती है, दिनांक होता है ना? पत्र के अंदर क्या-क्या पाया जाता है? पत्र संख्या पाई जाती है, कौन-सा पत्र है, नंबर कौन-सा है, दिनांक कौन-सा है कि कौन से दिन इसको लिखा गया है ना? प्रेषक का नाम होना चाहिए, जो लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए। जो क्या कहते हैं मतलब जिसके बारे में लिखा जा रहा है, उस जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम होना चाहिए, विषय होना चाहिए, पत्र का मुख्य भाग होना चाहिए और हस्ताक्षर होने चाहिए कि आपने ही भेजा है वो आपके हस्ताक्षर। सरकारी पत्र का महत्व क्या होता है? तो प्रशासनिक कार्यों में गति प्रदान करता है। वैसे तो नहीं मिलती है गति, ठीक है? बहुत धीमा काम होता है सरकारी। विभागों के बीच समन्वय मतलब स्थापित होता है कि एक-दूसरे को जानकारी या जो निर्भरता होती है, या मान के चलो कि जो रिश्ता होता है ना, वो अच्छे से बन पाता है। निर्णयों का लिखित प्रमाण उपलब्ध कराता है कि किसी भी इंसान को अगर लिखित के द्वारा, मतलब मान के चलो कोई केस हुआ, उसके अंदर कहा कि सरकार ने भाई हमें बोला था, तब जाके हमने ये निर्णयों पे कोई वो किया है। तो वो किस तौर पे बोलेंगे? किसी लिखित पत्र को ही तो दिखाएँगे, तभी तो उनकी बात मानी जाएगी, तो वो चीज़ हो गया। प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ती है इससे। फिर आता है कि विज्ञान की भाषा क्या होती है? तो विज्ञान की भाषा वही जो वैज्ञानिक भाषा होती है, कि विज्ञान की भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक तथ्यों
और सिद्धांतों और संधानों अनुसंधान धानों और तकनीकी जानकारियों को व्यक्त किया जाता है, वैज्ञानिक भाषा कहलाती है ना? इसका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट सटीकता और भ्रम रहित संप्रेषण करना होता है। इसका विज्ञान की भाषा की विशेषता क्या होती है? स्पष्ट, सटीक सटीक हो, तर्क और प्रमाण आधारित हो, है ना? और वस्तुनिष्ठ हो, पारिभाषिक शब्दावली और अधिक प्रयोगकर्ता हो, संक्षिप्त और प्रभावशाली हो, है ना? अ, अपशिष्टता कम हो और भावुकता के मुख्य या भावुकता से मुक्त हो, भावुकता नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। विज्ञान की भाषा का मुख्य क्या है? तो विज्ञान के ज्ञान का प्रसार होता है इससे, शिक्षा और अनुसंधान में उपयोगी होती है और तकनीकी विकास को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान और आदान-प्रदान में सहायता करती है। विज्ञान की भाषा और अनुवाद वैज्ञानिक सामग्री और अनुवाद करते समय पारिभाषिक शब्दों को सुधारती है ना? या सुरक्षित रखती है, स्पष्टता और विशेष विषयों को ध्यान में रखती है। मतलब मान के चलो कि जो वैज्ञानिक भाषा होती है, उसका जो अनुवाद करते हैं, तो वो किस तौर पे होना चाहिए? उसमें शुद्धता, स्पष्टता होनी चाहिए, जो विषय बताया गया है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, है ना? उसके अंदर कोई भ्रम पैदा करने वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ भावना में बह के कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, सब सही होना चाहिए, वो चीज़ हो गया, है ना? पारिभाषिक शब्दावली के प्रकार क्या होते हैं? तो पारिभाषिक शब्दावली मैंने बताया ना कि जिन शब्दों के एक ही जैसे तकनीकी एक ही वो होते हैं, मीनिंग होते हैं, उसी को कहते हैं प्रभाविक शब्दावली जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर का कोई और अर्थ नहीं होता, तो वो इसलिए। ये किस-किस काम आते हैं? तो ये वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों में काम आते हैं, है ना? वैज्ञानिक परिभाषा की शब्दावली में जैसे कि परमाणु, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, कोशिका ये शब्द का एक ही अर्थ होता है, उसके अलावा कोई और अर्थ नहीं होता। तकनीकी परिभाषा शब्दावली में क्या चाहिए होता है? जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट इन सब का भी एक ही अर्थ होता है, किसमें? तकनीकी भाषा में। प्रशासनिक भाषा में जैसे मान के चलो अ, अधिसूचना, है ना? परिपत्र, कार्यालय, है ना? ज्ञापन, ये सारी चीज़ों का भी एक ही वो होता है, जो मैंने बताया शब्दावली का एक ही अर्थ होता है ना? वि विधिक विधिक पारिभाषिक शब्द जैसे याचिका जैसे अलग-अलग जो भी हमारे क्या कहते हैं वो होते हैं ना, मान के चलो जिसमें हम अनुवाद करते हैं, जो श्रेणी में हम अनुवाद करते हैं, तकनीकी, वैज्ञानिक, शिक्षा, है ना? अ, मनोरंजन और ये क्या कहते हैं साहित्यिक, उनमें अलग-अलग सबके ही अलग-अलग शब्द होते हैं, जिसका एक ही अर्थ होता है, विशेष कार्यों में काम आते हैं वो शब्द, तो वही चीज़ है। प्रभाविक शब्दावली वही कहलाती है। जैसे इसके अंदर हमने अभी देखा ना विधिक परिभाषिक क्या होता है? याचिका, अधिनियम, संविधान, न्याय इन सभी का एक ही अर्थ होता है ना? वाणिज्यिक या वाणिज्यिक परिभाषा में क्या होता है? लाभ, हानि, बजट, पूर्ण, निवेश ये सब का भी एक ही अर्थ होता है। चिकित्सा में क्या? जैसे मान के चलो निदान, है ना? मैं बताता हूँ रोग, संक्रमण इन सब का भी क्या कहते हैं एक ही अर्थ होता है। पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या होती है? ये निश्चित शब्द होते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट होता है ना? एक रूपता और मानवीकरण होता है इसका। संक्षिप्तता होती है इसके अंदर और विषय विशेष में संबंध काम मतलब मान के चलो जो विशेष हम शब्दावली लिख रहे हैं ना, उसी के अंदर ये काम आएँगे और किसी भी चीज़ के अंदर काम नहीं आएँगे। मान के चलो कि कोई डॉक्टर कह रहा है, आपके अंदर क्या कहते हैं प्लेटों की कमी है, तो वो ये प्लेटें कौन-सी है? हमको नहीं पता, खाने वाली प्लेट हो सकती है, बट वो कहे आपके अंदर ऊतकों की कमी है, कि आपके अंदर ब्लड सेल्स की कमी है, तो ऐसे करके आप समझेंगे कि उसका क्योंकि एक ही अर्थ होता है और किसी चीज़ का अर्थ सेम नहीं होता, तो वो चीज़ हो गया। है ना? भ्रम रहित होते हैं ये कि कोई भ्रम पैदा नहीं करता कि कोई और इसका कोई और वो तो नहीं है ना अर्थ, तो वो चीज़ हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी और अनुवाद क्या होता है? तो वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल तकनीक ने अनुवाद के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। जैसे आपको पता चलेगा 1 मिनट भी नहीं लगता है जब आप सर्च करते हो या किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हो, तो वो चीज़ हो गया। आजकल अनुवाद कार्य पहले की तुलना में अधिक तेज़ी से और सरल बन चुका है। जैसे ऑनलाइन शब्दकोश आ गए हैं, मशीन आ चुकी है, कंप्यूटर, गूगल ट्रांसलेट ऐसे आ गए हैं। डिजिटल पुस्तकें आ गई है जो ऑनलाइन ही मिल जाती है ना? कंप्यूटर अधिकारिता अनुवाद वो उपलब्ध हो चुके हैं जिसमें क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हो
गए, जिनकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अधिक है, जो हर एक मुश्किल वर्ड का भी आंसर आसानी से बता देती है। वैश्विक संरचना है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों और भाषाओं के लोगों के आपस में जोड़ने में मदद किया है। आप किसी भी भाषा को सर्च कर सकते हो या उसके अंदर मतलब अनुवाद कर सकते हो अपनी भाषा को दूसरी भाषा में। लाभ क्या है? समय बचता है, कम लागत लगती है, अधिक जानकारी पहुँचती है और चुनाव मतलब अनुवाद की गति तेज़ होती है और बहुभाषीय संरचना उपलब्ध होती है। अब मान के चलो अनुवादक है, अनुवादक को 10 लैंग्वेज आती है लेकिन 11वीं नहीं आती और हम 11वें राज्य में खड़े हैं, तो हम कैसे वो करेंगे? तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करती है। लेकिन इसकी सीमाएँ भी हैं कि मशीन अनुवाद हमेशा भावों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता, वो भाव नहीं बता पाता जो भाव लेखक बताना चाहता है, तो वो चीज़ हो गया, है ना? संस्कृति के संदर्भ का सही अनुवाद कठिन होता है इसके लिए और साहित्यिक अनुवाद में मानव अनुवाद की आवश्यकता बनी रहती है इसके अंदर, यही चीज़ है। अनुवाद के लाभ क्या है? तो अनुवाद के लाभ क्या है? भाषाओं को 1 सेकंड, ये थोड़ा पीछे कर दूँ। हाँ, भाषाओं, संस्कृति और समाज को जोड़ने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है ना? इसके द्वारा एक भाषा में उपलब्ध ज्ञान और साहित्य को दूसरी भाषा में पहुँचाया जा सकता है। आधुनिक युग में अनुवाद का महत्व अधिक बढ़ गया है और अनुवाद जैसे ज्ञान का प्रसार हो गया है, इससे संस्कृति का आदान-प्रदान हुआ है, राष्ट्रीय एकता बढ़ी है, साहित्यिक विकास हुआ है, शिक्षा अनुसंधान में सहायता मिलती है, प्रशासनिक उपयोग बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बढ़ावा हुआ है और विज्ञान की तकनीकों में भी विकास हुआ है। कार्य के ज्ञापन क्या होता है? तो यही है कि कार्य का ज्ञापन प्रशासनिक पत्राचार एक महत्वपूर्ण रूप है जिसका उपयोग सरकारी कार्यों और विभागों में सूचनाओं, निर्देशों और निर्णयों और आदेशों को लिखित रूप से संप्रेषित या देने के काम आता है ये सब, है ना? और ये प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण माध्यम है। फिर आता है कि कार्यालय विज्ञापन का अर्थ क्या है? तो कार्यालय के भीतर विभिन्न सरकारी विभागों के बीच भेजे जाने वाले लिखित वही है जो कार्य पत्रकारिता या जो प्रशासनिक पत्रकारिता जो हमने ऊपर पढ़ी थी वही चीज़ है पत्राचार। सेम टू सेम उसी को अलग तरीके से लिख दिया कि कार्य का ज्ञापन क्या होता है? जो लिखित हमारे पास प्रोवाइड होता है वही चीज़ है कि किसी विषय पर सूचना देना और निर्णय की जानकारी देना, आवश्यक निर्देश जारी करना होता है। कार्य के ज्ञापन की विशेषता क्या होती है? भाषा स्पष्ट, सरल, औपचारिक होनी चाहिए। इसमें तथ्य संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसका निश्चित प्रारूप होता है और इसमें व्यक्तिगत विचारों के स्थान नहीं दिया जाता और लिखित अभिव्यक्ति या जैसे अभिलेखों के रूप में कार्य करता है। फिर आता है कि कार्यालय ज्ञापन के मुख्य भाग क्या होते हैं? तो पहला होता है कि कार्यालय का नाम होना चाहिए, पत्र की संख्या होनी चाहिए, वही ऊपर वाला कि पत्र में क्या-क्या होना चाहिए, जो भेज रहा है उस मतलब जो कार्यालय से आया है उसका नाम होना चाहिए, पत्र की संख्या होनी चाहिए, दिनांक होना चाहिए, विषय होना चाहिए, मुख्य विवरण होना चाहिए, हस्ताक्षर और जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम होना चाहिए और जो भेज रहा है उसका नाम होना चाहिए। कार्यालय ज्ञापन का महत्व क्या होता है? तो प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता लाता है। निर्णय जो लेते हैं ना वो लिखित रूप में होता है, उपलब्ध होते हैं। विभागों के जो बीच है ना समन्वय बैठता है ना? एकता होती है उनके बीच में, है ना? सूचनाओं के जो है ना सूचना भेजने में वो तुरंत और देरी नहीं लगती है, उससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ती है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। ये पीडीएफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना और कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है? और इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ना, पूरी पीडीएफ पढ़ना, शुरू से पीवाईक्यूज़ भी पढ़ सकते हो, जो मैंने 2025 के दिए थे। आपने देखा कि 101% हमारे इस वीडियो में आपके सामने ही मैंने खोल के रखा है। आप चाहो तो मैं क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, खुद से देख सकते हैं कि जो-जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन 100% आए थे। तो जो मैंने लिखे हैं वही चीज़ आई है, तो इसका मतलब अब की बार भी जो लिखा है, जो मैंने दिया है उसमें से आएगा, है ना? 95% आए चाहे 5% ना आए लेकिन ज़रूरी है वो आएगा। तो सारे क्वेश्चन पढ़ना, 15 वो क्वेश्चन, है ना? 9 ये क्वेश्चन और 12 5-5 वाले नंबर के क्वेश्चन। तो इतने सारे क्वेश्चन देने के बाद आपके पास 63 पेजेज़ है। 63 पेजेज़ अगर आप आज, कल और परसों ये 3 दिन कम से कम 5-6 बार पढ़ लेते हैं,
तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 घंटे का पेपर होगा, ये पहले याद रखना, तो जल्दी-जल्दी लिखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखो अपना। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, है ना? हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है? इग्नू हेल्पर स्टेशन हमारे चैनल का नाम है ना? लोगो हमारा बना हुआ है ना? और क्या कहते हैं, अनुवाद के बारे में बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जो भी इसके अंदर जो भी लिखा था वो सारी चीज़ें यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेरे को एक लाइक ज़रूर चाहिए, 5000 लाइक हो जाने चाहिए और देखने वाले काफ़ी सारे हो जाने चाहिए। तो बस अपने दोस्तों को भेज दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय, जय हिंद।